हेलो क्लास, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, चलिए अच्छी बात है ना। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो क्लास आज से क्या है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स और इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 12th का सेक्शन। ठीक है, तो वैसे नीट का सिलेबस तो कंप्लीट ही है, बट अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सिलेबस जो आपके 12th क्लास के अकॉर्डेंस में है, या जो 12th क्लास में है, या नीट का वो सिलेबस जो 12th से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए भाई, है ना। तो जिस तरीके से 11th में तैयार की और अच्छे से तैयारी करनी है, जैसे आपने 11th का सिलेबस कंप्लीट किया उस पेस में या उससे और अच्छे पेस में हमें स्टार्ट करना है 12th के सिलेबस को। तो डिफरेंस क्लास कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, और परसेंटेज का भी अगर देखा जाए कि कौन सा कितना आ रहा है, ज़्यादा 11th का ज़्यादा आ रहा है, 12th का ज़्यादा आ रहा है, तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान मत देना। कोई बोलता है कि 11th का 60% आता है, ऐसा आता है, इतना आता है, ठीक है आता है, बट क्लास अगर देखा जाए टोटल एप्लीकेशन बेस्ड रहता है, तो 12th भी आपका उतना इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो 12th भी आपका उतना इंपॉर्टेंट रहेगा जितना आपका 11th है, और 12th के जो चैप्टर्स हैं वो भी उतना इंपॉर्टेंट जितने 11th के इंपॉर्टेंट्स हैं। आपको किसी भी एक सिंगल टॉपिक को या किसी भी चैप्टर को लाइटली नहीं लेना है। तो ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि इसमें से एग्ज़ाम इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको पूरी तैयारी करनी है, आपको हर तरीके से तैयारी करनी है, आपको पूरी तरीके से फिट होकर जाना है वहाँ पर कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उसको डील कर पाएँ, जितने मैक्सिमम डील कर पाएँ उतने मैक्सिमम डील कर पाएँ हम लोग। हम नहीं कर पाएँ तो कोई नहीं कर पाए, इस डील से आपको तैयारी करनी है ना। कोई कमी है नहीं, टीचर्स पूरी आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना। बस कमी रहेगी कहीं तो वो रहेगी आपकी मेहनत की। तो पूरी मेहनत लगा दो, पूरी जान लगा दो, और अच्छे से हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो 12th के सिलेबस में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट साथ में वो मैं आपको बताते जाऊँगा, और नीट के पर्सपेक्टिव क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की या इसलिए 12th के सिलेबस की, और कितना कुछ अपीयर हुआ है। तो उसके लिए मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें डिस्कस करेंगे, जो 12th के सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे, 12th के सिलेबस में क्या क्या है उसको डिस्कस कर लेंगे, कितना अपीयर हो रहा है, कौन चैप्टर में से कितना कुछ आता है नीट के पर्सपेक्टिव से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं उस सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में मर्ज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिलेबस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपको बताया जाता है ये है ये है ये है, तो उसके बारे में मैं एक आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। ये जो हम लोग प्योरली जो वीडियो बनाएंगे प्योरली आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे और सिलेबस बेस्ड होंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बीच में थोड़ी बहुत बात चलती रहती हैं जो आपको बताई जाएंगी, बट बाकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है कि 12th के सिलेबस में क्या क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपका अलग से बना दूंगा, उसमें आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो फॉलो करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर्स को, और ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी के चैप्टर्स को फॉलो करते हैं तो जो हम लोग की पहली यूनिट आती है, तो वो जो पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको जो पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, उसके बाद में वही पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है आपका। क्लियर है क्लास? तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कौन सी यूनिट से, तो पहली यूनिट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द फर्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बड़ी यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब एक चीज़ क्लास में आपको बता दूं, ध्यान रखो अभी से। 11th में जब हम लोग कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, या 11th में किसी चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, या किसी आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली आपके पास उसका कोई ना कोई एग्जाम्पल रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोशन की बात करते हैं, बॉडी की मोशन की बात करते हैं, उसके किसी के सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, रोटेशन मोशन की बात करते हैं, फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो क्लास क्या रहता है कि आपके पास कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे रहते हैं जिनसे आप उनको कोरिलेट कर पाओ। बट जब हम लोग 12th के सिलेबस की बात करते हैं, तो जब 12th के सिलेबस की बात करते हैं तो क्लास कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल चार्ज की बात करेंगे, कैपेसिटर की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ऑप्टिक्स की बात करेंगे, तो क्लास ये सारे चैप्टर्स हैं, इनमें आपको रियल वर्ल्ड से कोरिलेशन बहुत कम मिलेगा। कम मतलब प्रैक्टिकली आपने चीज़ों को बहुत कम देखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो आपने इलेक्ट्रॉन को मेरे हिसाब से कभी नॉर्मल ऐसे घूमता हुआ नहीं देखा होगा जैसे आपने किसी व्हील को देखा होगा। वैसे इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा, मैं बताऊंगा आपने कहाँ देखा है, बट अगर आपने देखा भी होगा तो आप ये नहीं जान पाओगे कि भाई हम इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, हमारे सामने इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। तो चीज़ों को विजुलाइज करने की कोशिश करें,
चीज़ों को समझने की कोशिश करें और इमेजिनेशन को बढ़ाने की कोशिश करें। एक दिन में अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक दिन में आपने इमेजिनेशन बढ़ा लिया, एक दिन में प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लास धीरे धीरे आएंगी। तो लगभग आपको, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहोगे, आप धीरे धीरे जब चीज़ों को डेवलप करोगे तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आपको लग जाएगा, है ना। तो चीज़ों को क्या करो, तो अपनी इमेजिनेशन पावर डेवलप करो, चीज़ों को विजुलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। जो आपको बता रहा है उसको, जो आपको बताया जा रहा है उसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हेल्प हम लोग पूरी करेंगे, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये थोड़ा रहेगा, ठीक है। अगर आप सिंपली डल होके आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की स्टडी करें, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर बोला जाए कि सिर्फ आपने थ्योरम्स को रट लिया, या सिर्फ आपने डेरिवेशन को रट लिया, सिर्फ आपने फॉर्मूले को रट लिया, ठीक है, तो क्लास काम नहीं चलेगा। तो ये बात, मेरी बात मानिएगा, है ना। यहाँ पर क्लास ज़रूरी है, पूरी फिजिक्स में अप्लाई होता है कि यहाँ पर आपको सुनने से ज़्यादा समझने पर ध्यान देना है। कि सुनने में चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, याद भी हो गई हैं, डेरिवेशन भी हम लोग कर ले रहे हैं, बट क्लास हम लोग सर हमने थ्योरी तो कर ली, बट हम जब न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं तब दिक्कत आ रही है, ठीक है। कि हमने जैसे हमसे न्यूमेरिकल करने स्टार्ट कर रहे हैं हमने, तो न्यूमेरिकल्स में हमें दिक्कत आ रही है, हमसे न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं हो रहे हैं। तो क्लास कहीं ना कहीं क्या रहता है, कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है सिली मिस्टेक्स की, या सिली मिस्टेक्स एक्चुअली नहीं बोला जाएगा, कोई मिस्टेक सिली नहीं होती है, कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है आपके जो रूल्स को आपको पकड़ना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट्स को कस के पकड़ना चाहिए, जिस तरीके से आपको समझना चाहिए, उस तरीके से आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं ठीक है, या उस तरीके से आप उनको इमेजिन या खुद से कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली बोला जाए तो आप ढंग से उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं वर्ड यूज़ करता हूँ एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब मतलब हाँ पूरी तरीके से आपने उसको सीख लिया, पूरी तरीके से सोख लिया आपने उसको, कि हाँ भाई अब कहाँ एप्लीकेशन करना है क्या। अब क्लास सिर्फ लाइन पढ़ने से ये नहीं आएगा, क्वेश्चंस कीजिए, न्यूमेरिकल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तब जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपको आता जाएगा। हम लोग साथ में क्या करते जाएंगे, आपको पता है कि लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर से एसोसिएटेड जो लेक्चर में हम पढ़ाया गया है आपको, उससे एसोसिएटेड आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है। उस असाइनमेंट को कीजिए। असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, 12, 15, 20 जैसा होगा वैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। मेनली ऑन एन एवरेज हम लोग 15 क्वेश्चन रखते हैं, तो वो क्वेश्चन रहेंगे। तो उनको आप एक डीपीपी मान के या फिर एक प्रैक्टिस पेपर मान के या उसको असाइनमेंट मान के आपको सॉल्व करना है क्लास, ठीक है। अपने से खुद ही एक खुद क्लास क्या करो, खुद से एक क्या बोलते हैं कि ये कि जब तक मैं ये शीट नहीं कर लूँगा तब तक मैं, मतलब मेरा दिन पूरा कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा मान के चलो। खुद से एक वादा करके रखो आप कि भैया मेरे को ये दिन में करना ही करना है क्लास, ठीक है। नेक्स्ट डे पढ़ोगे, नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा, फिर तक करोगे, तो जितना क्लास डिले करते जाओगे उतना बर्डन तुम्हारे पास बढ़ता जाएगा। और जब बर्डन को उतारने की कोशिश करोगे उसको, तो ना बर्डन ढंग से हटेगा आपका, और ना ढंग से आपकी पढ़ाई हो पाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आप मान लो पूरे साल भर सफाई नहीं करते हो, बोल रहे हो कि मैं एक पर्टिकुलर मैं दिवाली पे ही सफाई करूँगा, तो अगर सिर्फ दिवाली पे सफाई करने की बात करोगे और उस दिन एक दिन ऐसा करने जाओगे तो क्या होगा क्लास, सीधी सी बात है, ना सफाई ढंग से होगी, बहुत ज़्यादा थक जाओगे और रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगा। सेम ऐसा ही पढ़ाई के साथ होगा आपका, एक दिन में कुछ नहीं होगा। आपने अपने घर में सुना होगा, घर में बोला जाता है कि एक दिन कि 10 दिन का खाना एक दिन में खा लोगे क्या, है ना, या इतना सारा एक साथ इतना काम कर लोगे क्या। तो ऐसा क्लास, ये सही बातें हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। और अब आप इतने बड़े हो चुके हो, चीज़ों को आप ढंग से समझ पाओ, बच्चे नहीं हो, है ना। तो चलिए क्लास, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल अलग हटके, सारी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ के हमें एक ही फोकस रखना है, ठीक है। हमारा नीट का एग्ज़ाम है, उसको क्लियर करना है बाई एनी हाउ, किसी भी तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में डिले नहीं करना है, बाकी चीज़ों में डिले हो जाए। अभी आपकी ये भी जो भी आपका टाइम आपके पास बचा है, उस पर आपकी एक ही प्रायोरिटी रहनी चाहिए, सिर्फ आपका एग्ज़ाम, ठीक है। जो भी आपका काम हो उसका फोकस सिर्फ आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है। बीच बीच में आपको टिप्स देते रहेंगे कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बीच बीच में जैसा मौका मिलेगा मैं आपको समझाता जाऊँगा चीज़ों को, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्लियर है क्लास। तो ऐसे अगर बातें करेंगे तो काफ़ी समय निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ध्यान रखना क्लास, जो बात एक बार में बोली, इमेजिनेशन, दिमाग अपना खोल के रखना है, सारी चीज़ों को समझना है। दिक्कत आ रही है ग्रुप पे डालिए, कांटेक्ट कीजिए, किस तरीके से बात कीजिए। हम लोग जो भी बेस्ट पॉसिबल मेथड है उसका यूज़ करके आपकी क्वेरी को, आपकी दिक्कत को रिजॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे, उसकी चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए भाई, तो क्लास बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स की, है ना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो एक बात ध्यान रखना, चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स को स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं से कुछ मतलब निकालने की कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल हो पाएगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा हो जाएगा, बट कई बार होगा ऐसा नहीं होगा, कई बार उससे रिलेटेड जो मीनिंग आएगा वो रिलेवेंट नहीं होगा, कई बार ये रिलेवेंट मीनिंग होगा। तो यहाँ पर क्लास अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इसको दो पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब हो गया रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक और रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से। और तो यहाँ पे तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे इट विल डिफाइन या इट इज़ पर्टेनिंग टू चार्ज, और बात करेंगे चार्ज के बारे में अभी हम, इट इज़ पर्टेनिंग टू चार्ज। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब आपको पता है, हियर द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक का मीनिंग क्या होगा, स्टैटिक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, स्टैटिक का मतलब रेस्ट हो गया। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, रेस्ट हो गया, या फिर हम बोलेंगे नॉट मूविंग। ठीक है, और अगर स्टैटिक्स बोल दिया मतलब दैट मीन्स उसकी साइंटिफिक स्टडी या उसकी स्टडी सीधी आप बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास अगर इसको हम कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज एक्चुअली और इट इज़ पर्टेनिंग टू द इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, इट इज़ पर्टेनिंग टू द इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी करेंगे मेनली इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। ठीक है, when charges are at rest, ये बात का ध्यान रखना क्लास। तो थ्रू आउट द चैप्टर जहाँ भी हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं हम ये मान के चलेंगे कि चार्ज पार्टिकल कैसा है, रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, वो मूव नहीं करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, which studies or by which we studies the interaction of charge particles when these are at rest। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है बच्चों, ठीक है, जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करेंगे, और स्पेसिफिकली तब जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ हम चार्जेस के इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे जब चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, रेस्ट पर हैं। ठीक है, तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर हैं तो उनके इंटरेक्शन को स्टडी किया जाएगा किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो थोड़ा और इसको कंप्लीट कर देखते हैं अपनी डेफिनेशन को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद, सिंपल बोल सकते हैं, विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट। तो सीधी एक लैंग्वेज में आपसे बोला जाए, सीधे शब्दों में बोला जाए आपसे, तो चार्ज पार्टिकल्स के इंटरेक्शन, क्लास इंटरेक्शन का मतलब समझ में आया, इंटरेक्शन का मतलब समझ में आया। इंटरेक्शन का मतलब एक का इफेक्ट दूसरे पर, है ना, किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, और इनके बीच में क्या फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। तो जब एक दूसरे की प्रेजेंस होगी या प्रेजेंस नहीं, अगर अकेला भी चार्ज पार्टिकल है तो दूसरे चार्ज पार्टिकल कैसे वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो उनका इंटरेक्शन हो गया यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे अपने इस चैप्टर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन द चार्ज पार्टिकल आर एट रेस्ट। तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर हैं, तो क्लास याद करना, थ्रू आउट द चैप्टर we will consider that throughout the chapter or unit we will consider that charges, ठीक है, और चार्ज is at rest। ठीक है क्लास, क्योंकि होता क्या है क्लास देखा, उसका रीज़न भी जानना आपको ज़रूरी है। होता क्लास ये है कि जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है ना, तो जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो क्या होता है, तब हम उसको स्टडी करते हैं अंडर इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसके साथ में एसोसिएट हो जाती हैं, एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज़ अदर देन इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़। तो चार्ज ऐसा है क्लास, जैसे मास की बात की जाए, है ना, तो चलो मास की बात में करेंगे, चार्ज की बात है। तो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा। कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐड हो जाएंगी जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा। अब जब हमें सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है जिसमें हम सिर्फ उसी में इंटरेस्टेड हैं जिसमें चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, तो अगर हम मोशन में ले लेंगे तो सिर्फ उनको हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। जब सिर्फ हम उनको स्टडी नहीं कर पाएंगे तो उसको कंसिडर करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो थ्रू आउट द चैप्टर कहीं कहीं हो सकता है कि चार्ज को हम मोशन में कंसिडर कर लें,
ठीक है, कहीं कहीं हम चार्ज को मोशन में कंसीडर कर लें कुछ आपको समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए, तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि हेयर वी आर कंसिडरिंग दैट द चार्ज इज इन मोशन। ठीक है, वहाँ पर आपको ये बोल दिया जाएगा कि हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, या बच्चों या ये समझ लो कि चार्ज पार्टिकल मोशन में है, यहाँ ये बच्चों समझ लो कि चार्ज पार्टिकल मोशन में है, या चार्ज पार्टिकल के मोशन को हमने कंसीडर कर लिया है। अदर देन दैट, उसके अलावा कहीं भी चार्ज पार्टिकल को हम मोशन में कंसीडर नहीं करेंगे थ्रू आउट द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, हाँ, उसके बाद जब नया चैप्टर्स आएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टडी करेंगे, ठीक है, तब हम लोग या इलेक्ट्रोडायनामिक्स स्टडी करेंगे। तो ठीक है, समझ में आ गई क्लास? अब देखो थोड़ा एक चीज़ और बात देखो, अब हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ, सब ब्रांच ऑफ EMFT. EMFT means electromagnetic field theory, electromagnetic field theory। तो क्लास इसमें क्या होता है, इसमें हमारी डिफरेंट ब्रांच रहेंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, और कैसे स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी करेंगे, मैग्नेटिज्म स्टडी करेंगे एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, एक ब्रांच होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, दूसरी हो जाएगी मैग्नेटिज्म, ठीक है, और तीसरी हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, ये हैं, ये हम ये आगे स्टडी करेंगे, ये भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये कंबाइंड एक्चुअली देखा जाए, अगर आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तब ये देखोगे कि ये पूरी एक बड़ी ब्रांच है, बहुत बड़ा पूरा एक डिवीज़न है, EMFT डिवीज़न है पूरा अलग, जिसमें हम लोग इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, 12th में भी आप थोड़ा थोड़ा स्टडी करोगे, तो पहले स्टडी करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर मैग्नेटिज्म वाला पार्ट आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म से पहले यहाँ पर हम लोग स्टडी कर लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर लेते हैं। मैग्नेटिज्म के बाद में हम लोग इसमें EMI, तो ये एक्चुअली हैं सब सारी वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमें डील करना है किसको, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैट को भी देखा जाए तो इट इज़ अ सब डिवीज़न ऑफ ह्यूज ब्रांच दैट इज़ EMFT। EMFT का एक सब डिवीज़न है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब तक आप फैमिलियर हो गए हो, थोड़े बहुत फैमिलियर हो गए हो किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, सब ब्रांच है EMFT की। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें स्टडी क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करना है हमें इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस स्टडी करना है। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल कैसे है, चार्ज पार्टिकल आर व्हेन दी चार्ज पार्टिकल आर एट रेस्ट। ठीक है, चलो भाई, अब व्हेन दी चार्ज पार्टिकल आर एट रेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था। अब क्लास क्या हो गया, बहुत देर से एक टर्म लिया जा रहा है चार्ज, बहुत देर से एक टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, चार्ज। ठीक है, तो क्लास फिजिक्स अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो अगर आप किसी बुक को स्टडी कर रहे हो, मॉडल स्टडी कर रहे हो, असाइनमेंट देख रहे हो, कुछ भी है, तो अगर आप कोई लाइन पढ़ रहे हो, तो आपको लाइन को, आप उस लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग, आपको उसको कई, उस लाइन से आप उस लाइन के मीनिंग, उस लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बोलने का मीनिंग है, उस लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। उसमें कोई भी अगर वर्ड ऐसा है, अगर लिटरल मीनिंग छोड़ दी जाए, मतलब कोई लिटरल वर्ड है अलग बात है, ठीक है, अगर कोई ऐसा कोई टेक्निकल वर्ड है और उसमें अगर आप उसका मीनिंग नहीं पता है, तो ट्राई करो कि उसका मीनिंग जानने को। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस व्हेन दीज चार्ज पार्टिकल आर एट रेस्ट। ठीक है, तो मैंने बोला कि इंटरेक्शन ऑफ द चार्जेस व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट। तो क्लास अगर जैसे मैंने बोला उस तरीके से अगर आप इसको पढ़ो, तो क्या आप इसमें सबके मीनिंग को जानते हो? मैंने आपसे क्या बोला कि फिजिक्स में आप क्या करो, जो भी मेजरली आपको पूरी लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर पूरी लाइन का मीनिंग नहीं पता है, तो जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग तो आपको पता होना ही चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, तो अगर आप इस लाइन को देखो, अगर आप उस तरीके से स्टडी करने की कोशिश करो, तो इंटरेक्शन ऑफ द चार्जेस व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट, तो क्लास इसको, तो क्या सबका मीनिंग आप जानते हो? आप बोलोगे हाँ। मैंने कहा जब अगर आप सबका मीनिंग जानते हो, सबसे आप फैमिलियर हो, तो मेरे को सिर्फ डिफाइन कर दो, बता दो चार्ज क्या होता है। मेरे को बता दीजिए कि चार्ज सॉरी, मेरे को बता दीजिए कि चार्ज क्या होता है, मेरे को बता दीजिए कि चार्ज क्या होता है। अब क्या होगा, सर चार्ज तो हमें पता है क्या होता है, बताइए क्या होता है। ठीक है, अगर आपने पहले से इसको स्टडी किया हुआ है, थोड़ा बहुत आप जानते हैं इसके बारे में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं क्लास, है ना, तो 100 से अगर पूछोगे तो 100 कुछ ना कुछ बताएंगे
कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कोई बोलेगा प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई बोलता है चार्ज ऐसा होता है, कोई बोलता है चार्ज फ्लो करता है, कोई बोलता है चार्ज रेस्ट पर। तो क्लास बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो आपको जिनसे एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल पाएगी। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, ठीक है, इस तरीके से कभी सोचा नहीं चीज़ों को, है ना। तो बट अगर सबको कंबाइंड मिला दिया जाए, सबके जो भी थॉट्स हैं, सबके जो ओपिनियंस हैं, सबको मिला दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जाके हमें कंप्लीट डेफिनेशन मिल जाती है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पहले चार्ज क्या होता है। पहले आप 1 मिनट सोचो कि चार्ज होता क्या है क्लास, है ना। चार्ज क्या होता है बताओ ज़रा, सोचो, ठीक है। तो देखिए क्लास, चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होगा कि चार्ज, पहली बात तो ध्यान रखो, इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एसोसिएटेड है बट ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। दूसरा, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी। तो चार्ज क्लास सबसे पहले ध्यान रखिएगा, चार्ज क्या है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी समझ में आता है, प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसकी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में आप सबको जानते होगा, मैटर को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये एक मैटर की प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी क्या करती है, तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ड्यू टू विच और बाय वर्च्यू ऑफ दिस, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू विच मैटर shows electric and magnetic behavior, electric and magnetic behavior। समझे क्लास कि नहीं, आप समझ में आया। तो ऐसे हम डिफाइन करेंगे किसको, ऐसे हम डिफाइन करेंगे क्लास चार्ज को। तो इट इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। प्रॉपर्टी भी नहीं है, बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है क्लास। इट इज़ द बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ड्यू टू विच बाय वर्च्यू ऑफ दिस, ठीक है, मैटर शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। तो किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, या जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसकी उस प्रॉपर्टी को बोल दिया जाएगा चार्ज। समझ में आया। तो क्या इतना पता था आपको, पता था, बहुत अच्छी बात है क्लियर है क्लास। अगर पता था तो रिवाइज कर लो, नहीं पता था तो सीख जाओ, ठीक है। बेसिक मोटिव होना चाहिए कि हमें चीज़ें पता होनी चाहिए है ना। तो चार्ज कैसे डिफाइन करोगे, इट इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी। और कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल MCQ ये आ गया कि विच प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विद द चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बोथ और नन ऑफ दीज। तो कई बार बच्चे क्या होता है क्लास, चार्ज की हम लोग जब बात करते हैं तो उससे एसोसिएट करते हैं सिर्फ किसको, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को, बट ऐसा नहीं है। चार्ज से सिर्फ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड नहीं होती है, चार्ज से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड होती हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसको देख लो क्लास। वैसे थोड़ा आगे का टॉपिक है बट मैं तुम्हें यहीं बता देता हूँ ऐसा क्यों हो गया। जब चार्ज पार्टिकल कैसा है, रेस्ट पर है। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है मतलब उसकी वेलोसिटी जब जीरो है, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। चार्ज विल शो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन और इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब चार्ज पार्टिकल क्लास मोशन में है, ठीक है, मतलब इसकी v क्या है, v या तो कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर v क्या है, कांस्टेंट नहीं है, टाइम वेरिंग है। मतलब बोल दिया कि v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, v टाइम डिपेंडेंट है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में चार्ज विल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज विल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें भी क्लास दो क्लासिफिकेशन होंगे, बता दूं अभी, देख लो। तो उसमें क्या होता है क्लास, बेटे कंफ्यूज मत होना, नहीं समझ में आया तो हम आगे उसको देखेंगे, परेशान मत होना। आप यहाँ मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उसमें दो केस हो जाते हैं कि या तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, या फिर क्या है, उसका मोशन एक्सेलरेटेड है, या फिर नॉन एक्सेलरेटेड, या फिर मोशन कैसा एक्सेलरेटेड है। अगर उसका मोशन एक्सेलरेटेड है देन चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है। ये वाला जो केस है इसमें क्या करेगा, इसमें जो चार्ज है
ये एनर्जी रेडिएट करेगा, और ये जो एनर्जी होगी क्लास, दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स, दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? कुछ जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में? तो क्लास जो आपकी बेसिक सारी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ठीक है, अल्ट्रावायलेट और विजिबल इंफ्रारेड क्लास, ठीक है, या फिर तो क्लास ये जो भी आपकी रेज हैं, गामा रे, एक्स रे, ठीक है, ये सब क्लास क्या है, सब क्या है, EM वेव्स हैं, सारी क्या है आपकी EM वेव्स हैं। तो क्लास क्या होगा, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स। जब उसका मोशन कैसा होगा, जब उसका मोशन कैसा है, v फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब मोशन कैसा है उसका, एक्सीलरेटेड है, ठीक है, और जब कैसा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब वो प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, बट हम उनको रिलेट नहीं करेंगे, बट हाँ ये पता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही रिलेट करेगा। देखो मैं तुम्हें थोड़ा पहले क्यों बता दिया इस चीज़ को क्लास, इससे दो चीज़ तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। पहला तो ये केस क्लियर हो जाएगा और आपके दिमाग से ये हट जाएगा कि चार्ज में सिर्फ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो चार्ज की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर दोनों होते हैं, चार्ज की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, चार्ज की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। चार्ज दोनों प्रॉपर्टीज़ शो करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर हम बात कर रहे थे चार्ज के इंटरेक्शन के, मतलब चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होगा तो कॉमनली अगर बोला जाए तो इट विल नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल, इट विल नॉट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल। क्लास जब भी क्या होगा, चार्ज पार्टिकल मोशन में रेस्ट पर होगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। और जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने तुमसे यही तो बोला था कि क्लास अगर क्या है कि कोई अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो कुछ उसमें एडिशनल प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती हैं, ठीक है, जिनकी ज़रूरत हमें नहीं होती है ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ या इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट जब चार्ज पार्टिकल कैसा है, रेस्ट पर है, तब हमें ज़रूरत पड़ जाती है किसकी, तब हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, तब हम सिर्फ चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, तब हम इंटरेस्टेड होते हैं सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो एक्चुअली में हम क्लास क्या करेंगे, हम वो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड है या चार्ज से एसोसिएटेड है। मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड कोई भी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे स्टडी नहीं किया जाएगा, उसको हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, मैग्नेटिज्म। समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो यही रीज़न होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पर कंसीडर करते हैं। अगर रेस्ट पर कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसके साथ में एसोसिएट हो जाएंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज उसके साथ में एसोसिएट हो जाएंगी तो सिंपली अकेले सिर्फ हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जो हमारा एनालिसिस है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, या फिर क्या होगा, वो ट्रू नहीं होगा, या जो रिजल्ट आएंगे वो सही रिजल्ट नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ गया क्लास तो हम लोग यहाँ बात करेंगे इसकी, ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया, इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज की स्टडी, चार्ज पार्टिकल मोशन में नहीं होंगे। इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है, इट इज़ अ बेसिक ब्रांच और इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन दीस चार्ज पार्टिकल आर एट रेस्ट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोस्टैट की बात की जाए तो इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ द मेन ब्रांच दैट इज EMFT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ से क्लास हमारा एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट होगा, तो इसको स्टार्ट करते हैं कहाँ से, चार्ज से, ठीक है। तो हम लोग क्या, जैसे हमने इसकी बात की थी तो बेसिक आपको पता होने चाहिए होता क्या है। जैसे हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सारी प्रॉपर्टीज चार्ज की डिस्कस करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज चार्ज की डिस्कस करेंगे, तो हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। तुम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हो, जिसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हो, जिसके इंटरेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हो, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए किसको डिस्कस किया गया, चार्ज को डिस्कस किया गया क्लास, ठीक है। चलिए बिला क्लास, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी, और फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। इसको नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्लास।
कल ही क्लास, समझ में आ गया है ना। तो यहाँ हम बात करेंगे इसकी चार्जेस की। क्लियर हो गया ये चीज़, नोट कर लिया आपने सब इसको, है ना। ठीक है, मैं तो बताया कि चार्ज को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं क्लास, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है बेसिकली चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पर ही डिस्कस है, चार्जेस के इंटरेक्शन पर ही डिपेंड है। तो अगर आपको चार्ज के बारे में नहीं पता होगा तो आप उसके इंटरेक्शन को कैसे डिस्कस करोगे, कैसे स्टडी करोगे। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए अबाउट द चार्ज। ठीक है, अब क्लास ये चार्ज हो गया, समझ में आ गया। तो चार्ज ध्यान रखिए, क्वांटिटी नहीं है, चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, बट जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में हम इतना ध्यान नहीं रखते हैं, जब इसकी यूनिट डिफाइन करते हैं तब इतना ध्यान नहीं रखते कि प्रॉपर्टी है कि ये क्वांटिटी है, तो जनरली हम इसकी यूनिट डिफाइन कर देते हैं। चलो भाई, तो ये तो हो गया चार्ज के बारे में, चार्ज की डेफिनेशन आपने देख ली क्लास। ठीक है, अब चार्ज के टाइप्स की बात करते हैं, चार्ज के टाइप्स की बात करते हैं क्लास। ठीक है, चार्ज के टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, तो चार्ज इज मेजरली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट इज नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट क्या हो जाएगा क्लास, फर्स्ट इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सेकंड इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज पॉजिटिव चार्ज क्लास। ठीक है ना। तो क्लास क्या बोला गया कि चार्ज नेगेटिव है, चार्ज पॉजिटिव है। तो कैसे पता लगेगा चार्ज नेगेटिव है, कौन डिसाइड करेगा चार्ज नेगेटिव है, कैसे पता लगेगा चार्ज पॉजिटिव है, कौन डिसाइड करेगा चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, कैसे डिसाइड करोगे चार्ज नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या लिखा होगा, कोई आके बताएगा। तो क्लास देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो क्या बोला गया कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मैटर की प्रॉपर्टी है, तो मतलब मैटर कंटेंट से या मैटर से एसोसिएटेड है। तो मैटर में क्या होगा, मैटर की अगर हम बात करेंगे तो मैटर, वही आपको पता है मैटर क्लासिफिकेशन। तो मैटर क्या है बेसिक अगर देखा जाए तो मैटर, फिर उससे पहले जाया जाए तो मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, मॉलिक्यूल से पहले जाए तो एटम की बात करते हैं, एटम से और पहले आ जाए तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, तो कुछ साइकिल ऐसे चलती है। अगर देखा जाए कि मैटर है, मैटर के अंदर जाओगे तो मैटर इज मेड अप ऑफ, बोल सकते हैं सिंपली, इसके और ज़रा डिस्कशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्टली इस पर कूद रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग जंप कर रहे हैं इस पर। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ, बोल सकते हैं एटम्स, एटम्स इज मेड अप ऑफ electrons and nucleus, nucleus is made up of it is made up of protons and neutrons। ये होता है ना। तो इसका मतलब अगर ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है इसकी, तो ये उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं या फंडामेंटल कंटेंट्स हैं उन पर डिपेंड करेगा। तो क्लास यही होता है, जो चार्ज का पॉजिटिव होना नेगेटिव होना डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। तो अगर हम एटम की बात करते हैं तो इनिशियली द एटम क्या बोलते हैं, कोई भी स्टेबल अगर एटम है, कोई भी स्टेबल एटम है तो वो न्यूट्रल है या उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अगर कोई आयोनाइज्ड एटम है तो वो नेगेटिवली आयोनाइज हो सकता है, पॉजिटिवली आयोनाइज हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि उसको या तो इलेक्ट्रॉन दिया गया या फिर इलेक्ट्रॉन लिया गया। ये हम लोग एक तो स्टडी करते हैं कि अगर कोई एटम है तो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन लिया गया है, नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन दिया गया है। ठीक है, आयोनाइज्ड एटम। ठीक है, तो जो चार्ज एटम को ही क्या बोला जाता है, आयंस बोलते हैं या बोलते हैं आयोनाइज्ड एटम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो क्लास ये बोला जाता है कि जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, द नेगेटिव चार्ज इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही कन्वेंशनली बोलते हैं। ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज इज एसोसिएटेड विद प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज किससे एसोसिएटेड है, प्रोटॉन से।
और नेगेटिव चार्ज एसोसिएटेड है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो किसी बॉडी पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो बोल सकते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन्स, किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो बोल सकते हैं एसोसिएटेड है प्रोटॉन्स क्लास। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज की, हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज की, या फिर हम बात कर रहे हैं नेट चार्ज की। ठीक है, तो क्लास अगर सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं तो वो बोल देंगे इट इज एसोसिएटेड और पर्टेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अगर हम बात कर रहे हैं नेट चार्ज की तो नेट चार्ज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, समझ में आया? तो अब जनरल क्या होगा, आगे जैसे आप स्टडी करते जाओगे तो जो नेट चार्ज है उसी जो नेट चार्ज है उसी टर्म को चार्ज से रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ चार्ज ऑन द बॉडी, तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ नेट चार्ज की ही बात कर रहा हूँ। बट हमने बेसिकली इनिशियली स्टार्ट किया है तो मैं आपको बता दूँ, अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से एसोसिएटेड नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, ग्रॉस चार्ज की बात कर रहे हैं, टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, देन इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब क्या होता है क्लास, जैसे हम लोग नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, तो नेगेटिव चार्ज का बेसिक कॉज क्या होता है, तो अगर मैंने बोला नेगेटिव चार्ज या फिर बोला नेट नेगेटिव चार्ज, तो अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ नेगेटिव चार्ज बोल रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूँ तो प्रोटॉन से एसोसिएटेड है। बट अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि नेट नेगेटिव चार्ज, तो क्लास तब वहाँ पर क्या होगा, अगर नेट नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो ये एसोसिएटेड होता है, तो इट इज़ डिसाइडेड बाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स तो क्या होगा, अगर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो किसी बॉडी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होगी। ऐसे ही पॉजिटिवली चार्ज, इट इज द एक्सिस ऑफ प्रोटॉन्स और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी चाहो तो लिख लो, या फिर एब्सेंस ऑफ प्रोटॉन्स क्लास। ठीक है, अब ये सेम आपका नंबर सिस्टम जैसा ही है, कुछ नंबर सिस्टम में नंबर्स ऐसा है, सम प्लस और माइनस कर रहे हैं, आपके पास दो नंबर है -2 और -2 एंड +2, तो सम निकालो कितना आएगा, 0। समझ में आया? तो ऐसे ही -2 चार्ज और +2 चार्ज, नेट चार्ज कितना आ गया, 0। अब मान लिया कि सम कर रहे हैं -3 और 2 को, तो कितना आएगा आंसर, जब आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस तो आ जाएगा -1। ठीक है, तो मतलब नेगेटिव, मतलब वहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी ज़्यादा है। अब नेगेटिव एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन से, तो अगर नेगेटिव क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है जो नेट चार्ज आएगा वो भी नेगेटिव होगा। तो या तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं या फिर बोलेंगे प्रोटॉन्स कम हो जाएं, सीधी सी बात है ना। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो, ये पॉजिटिव चार्ज एसोसिएटेड प्रोटॉन के साथ में, ठीक है, और जो अब क्या होता है, जो एक्सिस ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एक्सिस ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी ज़्यादा है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी ज़्यादा है तो रिजल्ट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। या फिर बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो बोल सकते हैं पॉजिटिव ज़्यादा है या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव कम है। पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, बात एक ही है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लास। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, समझ में आ गया? क्लियर है? तो ऐसे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है -2 प्लस -2, एक एग्जाम्पल ले लो, कितना आएगा, 0। -3 प्लस -2 कितना आएगा, -1। माइनस या फिर मान लिया +3 प्लस -2, ये क्लास। ठीक है, तो ये है नेट, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, नेट 0 है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कैसे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा है, यहाँ पे ये -3 और गलत लिख दिया क्लास, सॉरी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको 1। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है प्रोटॉन से, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव से ज़्यादा है, यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से ज़्यादा है, तो रिजल्ट आया पॉजिटिव। क्लास कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्लास एक नोट लिख लेना, आगे ध्यान से नोट लिख लेना क्लास, उसमें क्या हो जाएगा,
the net charge on an object, body or substance, the net charge on an object, body or substance is only decided by the number of electrons. ध्यान रखना क्लास, इंपॉर्टेंट नोट है, काम में आएगा अभी आगे. अभी तक हम लोग क्या बात, क्लास यहाँ तक आपको क्लियर हो गया था ना? पहले तो ये देख लो, नहीं क्लियर हुआ तो फिर से देख लो एक बार. ठीक है, नेगेटिव से एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड नेगेटिव, प्रोटॉन से एसोसिएटेड पॉजिटिव. ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और प्रोटॉन कम है तो सीधी सी बात है, जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारे पास कैसा आएगा? नेगेटिव में ज़्यादा आएगा. ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा नेट. पॉजिटिव ज़्यादा है और नेगेटिव कम है तो क्या देखेंगे? मतलब आपके पास 5 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नेट देखोगे तो एक्सेस में देखा जाएगा तीन प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो जो चार्ज तीन से एसोसिएटेड चार्ज है, सीधी सी बात है वो ज़्यादा एक्सेस में होगा, तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्लास. ठीक है, तो ये तो क्लास हम लोगों ने देख लिया बेसिक क्लासिफिकेशन. बट जब प्रैक्टिकली बात की जाती है, हम लोग आगे स्टडी करेंगे तो ये देखा जाएगा कि द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, या ओनली डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लास इसका मीनिंग समझे? तो इसका मीनिंग तो ये वैल्यू बोल रही है, ये तो ये बता रहा है कि जो नेट चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा और प्रोटॉन का उसमें कोई भी रोल नहीं होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो लाइन बोल रही है. लाइन क्या बता रही है आपको? ये लाइन ये बता रही है भैया किसी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो भैया इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा, प्रोटॉन डिसाइड नहीं करेगा. अगर प्रोटॉन डिसाइड नहीं करेगा तो मतलब ये पहले गलत पड़ा है, या ये वाला पार्ट गलत है. ठीक है, बट क्लास दोनों ही अपने में ठीक है. कैसे? एक्चुअल में किसी भी बॉडी पे जो चार्ज लाई करेगा या किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा किस पे? ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन सेपरेट हुए, कितने इलेक्ट्रॉन क्या हुए? रिलोकेट हो गए, है ना? अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बट प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं. प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं, तो उनको ट्रांसफ़र करने में, उनको शिफ्ट करवाने में, उनको मूव करवाने में क्लास एक बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ेगी. तो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने में, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा अमाउंट और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. बट जब प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो प्रोटॉन्स को शिफ्ट करने में, प्रोटॉन्स को मूव करवाने में तो क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. ठीक है, जो हम नॉर्मल कंडीशंस में उसको नहीं दे सकते हैं. ठीक है, या अगर आपने एनर्जी दे दी तो बाकी जो आपका सेटअप है, या फिर बोला जाएगा बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है या बाकी जो आपके पैरामीटर्स हैं, बाकी जो आपका एनालिसिस है वो इफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए क्लास क्या बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नियरली इमोबाइल मान लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन को हम लोग लेस मोबाइल मान लेते हैं. इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम सिर्फ कंसीडर करते हैं किसके? मैंने कुछ गलत बोल दिया. हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको लेस मोबाइल मान लेते हैं, प्रोटॉन्स को इमोबाइल मान लेते हैं. हम लोग ये मानते हैं कि प्रोटॉन का मोशन नहीं हो रहा है, मोशन हो रहा है सिर्फ इसका, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहे हैं. सिर्फ कौन हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं. रीअरेंज हो रहे हैं कौन? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं. तो जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होगा, प्रोटॉन की वजह से होगा. अब किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो हो सकता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए. किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो वहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ से चले गए तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव कम हो गया. नेगेटिव कम होने का मतलब अपने आप ही है कि पॉजिटिव क्या हो जाएगा? वहाँ पर बढ़ जाएगा. क्लास सही है? समझ में आया? तो क्लियर है? तो इसको मैं आगे लिखवा दे रहा हूँ. इट इज ड्यू टू द लेस मोबिलिटी, it is due to the less mobility of protons. ठीक है, a high amount of energy is required to move or to transfer protons. Class
बेटा समझ में आया नहीं आया क्लास? बच्चा समझ में क्लियर हो गया नहीं हो गया? ठीक है, तो अब भैया क्या हो गया, तो यहाँ पर हम लोग तो ये बोलेंगे नेट चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के बेस है। तो इसके बेसिस पे एक हम लोग एक बेसिक पैरामीटर से प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे, तो जो क्यू नेट हो जाएगा, क्यू नेट कितना हो जाएगा, 0। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो क्लास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन कम है, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है पॉजिटिव वैल्यू कम है, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है पॉजिटिव वैल्यू कम है, तो जो क्यू नेट होगा सोच के बताओ, क्यू नेट कैसा हो जाएगा, क्यू नेट हो जाएगा नेगेटिव। तीसरा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो क्लास देखो नेगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो क्यू नेट है, क्यू नेट कैसा हो जाएगा, क्यू नेट हो जाएगा पॉजिटिव, नेट चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना? क्लास समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा हैं प्रोटॉन्स कम है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या होगा, ये हो जाएगा गेन ऑफ, ये क्यों होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन्स, या तो प्रोटॉन लॉस हो जाए, कम हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एब्सेंस ऑफ, और क्या बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ठीक है क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर हो गया नहीं हो गया? यहाँ पर क्लास क्या होगा, इट विल बी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है प्रोटॉन्स कैसे हैं, ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कम है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर आप क्या लिख सकते हो कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, क्लास समझ में आ गया बेसिक मीनिंग, समझ में आ गया बेसिक मीनिंग? अब एक चीज़ और देख लो साथ में, वैसे भी जो चार्ज की वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन की, वही चार्ज की वैल्यू होगी प्रोटॉन की। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे होगा, ठीक है, ठीक है, जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होगा उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पे होगा, जिसकी वैल्यू को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास इतना समझ में आ गया? तो वैसे तो कई बार क्या कर दिया जाता है कि इतना बता के छोड़ दिया जाता है, फिर बाद में इस पूरे को डिस्कस कर लेते हैं, बट क्लास मैं ये मानता हूँ कि पूरे को एक साथ डिस्कस करने से आपके आगे जो कन्फ्यूज़न है वो दिक्कत हो जाएगी, आगे जो कन्फ्यूज़न है वो आपका आगे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्लियर रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ये चीज़? तो बॉडी पे कितने टाइप का चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पर दो टाइप का चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा कि अगर आप बिल्कुल बेसिक की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव के लिए रेस्पॉन्सिबल है प्रोटॉन और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन्स। अगर नेट चार्ज की हम लोग बात करते हैं, और आगे क्लास ध्यान रखिएगा, आगे कभी भी चार्ज टर्म यूज़ की जा रही है तो वो नेट चार्ज के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, कभी भी हम लोग अलग से स्पेसिफाई नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है, अगर अलग से स्पेसिफाई करें तो आपको बता दिए जाते हैं कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन या सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, या फिर बॉडी के टोटल चार्ज कैरियर्स की या चार्ज पार्टिकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं क्लास, ठीक है। तो क्या हो गया, तो नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज इन बॉडी इज ओनली, किस कौन डिसाइड करेगा, ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और नेगेटिव बढ़ रहा है इसका मतलब साथ में क्या हो जाएगा कि उसके रेस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो प्रोटॉन निकल के बाहर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, मगर जब नेट चार्ज देखोगे तो जो नेगेटिव की वैल्यू बढ़ जाएगी, पॉजिटिव की उतनी रहेगी, तो अगर नेगेटिव वैल्यू बढ़ गई तो सीधी सी बात है नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, है ना। ऐसे ही अगर प्रोटॉन हम लोग क्या कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन, या मान ली इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है मतलब विद कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, तो नेगेटिव की कम हो रही है मतलब बोल सकते हैं पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे ही सब में वाइस वर्सा ही रहेगा, सब में अगर प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तो क्या होगा, तो प्रोटॉन्स अगर बढ़ते जा रहे हैं
तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है और नेगेटिव की कम होती जा रही है कंपैरिजन में, ठीक है। बट क्लास क्या होता है जब हम लोग इसमें ट्रांसफ़र की बात करते हैं या चार्ज के ट्रांसफ़र की बात करते हैं या नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, तब होता क्या है कि जब ये देखा जाता है कि जब भी किसी बॉडी को हमें चार्ज करना है या किसी बॉडी पे हमें चार्ज की बात करनी है, तो ये देखते हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स लेस मोबाइल होते हैं और प्रोटॉन इजीली मूव नहीं कर सकते हैं जितने इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। अब प्रोटॉन इजीली मूव नहीं कर पाएगा तो क्या होता है, उसको मूव करवाने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि हर बार हर समय देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात हो जाती है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लास क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो पॉइंट्स लिखवा है इनको ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट्स लिखा है इनको ध्यान रखिएगा। आगे इस पर बेस्ड MCQ भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ये वाली पॉइंट्स को इनको क्लास ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल चाहिए आपको, और एग्जाम्पल चाहिए कि ये कैसे हुआ, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए क्लास। और एग्जाम्पल चाहिए कि ये कैसे हुआ पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस, देख लो क्लास। छोटा सा एग्जाम्पल है, चाहो तो कई तरीके से एग्जाम्पल इसको डिस्कस करते हैं। कई बार एक बकेट ले लो और वाटर ले लो, या फिर एक क्लास की बात करते हैं। मान लो एक क्लास है, ठीक है, इस क्लास में क्या है, 9 बेंच है, इस क्लास में क्या है, 9 बेंच है, ठीक है। एक जो वैकेंट बेंच है, एक जो वैकेंट बेंच है उसको मान लिया आपने प्रोटॉन, या फिर मान लिया आपने वैकेंसी, या फिर ये क्या हो गया, या फिर हो जाएगा वैलेंसी, ठीक है। प्रोटॉन हो गया, वैलेंसी हो गया, या फिर बोल दिया इसको पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब एक जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट की बात करते हैं, अगर एक स्टूडेंट की बात करते हैं तो एक स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक स्टूडेंट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट मान लिया, ठीक है, जिसको मान लिया नेगेटिव चार्ज। तो ये क्लास है, क्लास में कितने हैं, क्लास में अभी 9 बेंचेस वैकेंट हैं। तो 9 बेंच वैकेंट है, आपसे बोला जाएगा कि कितना चार्ज है। तो एक बेंच एक प्रोटॉन के इक्विवेलेंट है, तो मान लिया, तो इसको यूनिट बोल दिया, अगर हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट चार्ज, तो 1 बेंच इक्वल टू 1 यूनिट नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, 1 स्टूडेंट इक्वल टू 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 9, तो 9 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है अभी। अब क्लास में क्या हुआ कि 6 बच्चे आ गए, क्लास में क्या हुआ, 6 बच्चे आ गए, और 6 बच्चों ने 6 बेंच क्या कर ली, 1 2 3 4 5 6 बेंच ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। टीचर को इलेक्ट्रॉन नहीं मानना, वो वाली टीचर की बात नहीं है, सिर्फ हम बच्चों की बात कर रहे हैं। बच्चे आके शांति से बैठ गए यहाँ पर, मान लो, ठीक है। ये तो शांति से आके बच्चे यहाँ पर बैठ गए, बिना शोर करे, बिना कुछ करे। तो क्या हो गया, अब एक बेंच ने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किया, तो यहाँ पर देखोगे जितना प्लस था उतना माइनस, जितना प्लस था उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, जितना, तो क्लास ये वाले सब कैंसिल हो गए आपस में। एक बेंच पे एक स्टूडेंट, तो ये कैंसिल हो गए, तो नेट कितना हो गया, नेट चार्ज हो गया 0। अगर अभी देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए नेट चार्ज, तो 3 बेंच खाली हैं, ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैसा हो गया, 0 हो गया, बचा 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या किया, चार्ज को लेस पॉजिटिव कर दिया, चार्ज को लेस पॉजिटिव कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन गेन करें तो एक्चुअल में चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा, बट जो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था उसको नलिफाई कर दिया, और ये पहले से ये क्या हो गया, ये लेस पॉजिटिव हो गया, ये कैसा हो गया, लेस पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस पॉजिटिव, मतलब अब लेस पॉजिटिव कब हुआ, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए, या फिर बोलेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या हुआ, 3 बच्चे और आ गए, 3 बच्चे और आ गए। अब क्लास बताओ चार्ज कितना है, 9 बेंचेस 9 स्टूडेंट्स, 9 के 9 क्या हो गए, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो इलेक्ट्रॉन गेन हुए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो गए, तो पहला वाला जो केस था उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बड़े थे किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो बेंच थी, नंबर ऑफ जो बेंच थी वो ज़्यादा थी किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो मतलब क्या था, यहाँ पर आ गया था पॉजिटिव चार्ज, देख लो भाई, है ना। अब क्या हुआ सेकंड केस में, 3 स्टूडेंट्स और आ गए,
तो मिलके पूरे 9 हो गए। जब मिलके पूरे 9 हो गए इसका मतलब क्या हुआ, जब मिलके पूरे 9 हो गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके एक हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गए। अब देखा जाए तो कोई भी बेंच खाली नहीं है, मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ बेंचेस इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज हो गया 0। नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज 0 हो गया। चलिए भैया, है ना। थर्ड केस की बात करते हैं कि 2 स्टूडेंट्स और आ गए, 2 स्टूडेंट्स और आ गए। अब 2 स्टूडेंट्स और आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, बेंच तो खाली है नहीं। अब अगर देखा जाए तो ये तो सारा नलीफाई हो गया था, बट इन 2 स्टूडेंट्स की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए। कोई बेंच खाली नहीं है तो नलीफाई हो नहीं पाएगा, तो नेट बचेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट, मतलब चार्ज कैसा आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव, मतलब नेट नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए, बढ़ गए नंबर ऑफ बेंचेस से, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। अब मान ली क्लास क्या किया जाता, इसी में ये केस था कि यहाँ पे 9 बच्चे तो हैं, बट क्या हुआ, बराबर वाली क्लास वाले बच्चे आए और तुम्हारी क्लास से 2 बेंच उठा के ले गए। ठीक है, दूसरे सेक्शन के बच्चे आए और तुम्हारी क्लास से 2 बेंच उठा के हो गए, लड़ाई होगी। अब जब 2 बेंच उठा के ले गए, जब 2 बेंच ले गए, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर पॉजिटिव या जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या हो गए, कम हो गए। प्रोटॉन्स क्या हो गए, कम हो गए। जब प्रोटॉन्स कम हो गए इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर वो 9 के 9 बच्चे यहाँ पर रहते हैं तो क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव कम हो गया, तो सीधी सी बात है नेगेटिव अपने आप बढ़ गया। पहले दोनों इक्वल थे तो 0 था, फिर क्या हुआ, पॉजिटिव मान लो अगर कम कर दिया, 2 बेंच हटा दी, तो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज अब 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि नलीफाई नहीं कर पाएगा, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स रह जाएंगे जो नेगेटिव चार्ज के लिए, नेट नेगेटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक क्लास, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल भी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बकेट लेते हैं, बकेट में पानी, पानी को मानते हैं नेगेटिव चार्ज, और बकेट को मानते हैं हम लोग, जो एम्प्टी बकेट है उसको मानते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो जैसे जैसे आप पानी भरते जाओगे बकेट में, वैसे वैसे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब स्पेस कम होती जाएगी, पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, नेगेटिव बढ़ता जाएगा। जब क्या हो जाएगा कि जब पूरी बाल्टी भर जाएगी, पूरी बकेट भर जाएगी, तो ना कोई स्पेस रहेगी, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, और ठीक है, जितनी पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, मतलब उतना ही वाटर है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। अब अगर तुम उसमें से और पानी भर दोगे तो पानी क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। जब पानी ओवरफ्लो हो जाएगा तो मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मतलब एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव तो बचा ही नहीं क्लास। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, तो इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप इजीली समझ जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अभी भी कोई दिक्कत है या समझने में नहीं आ रहा है तो क्लास क्या करना, आप ग्रुप पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, ग्रुप पे मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको बेस्ट पॉसिबल मेथड से इसको रिजॉल्व कर दूंगा। क्लियर है, वैसे मेरे हिसाब से अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें अब कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी यहाँ तक। क्लास देखो, ये देखने में बहुत छोटी बात लग रही है अभी कि इसमें है क्या सर, कुछ भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल कर दिए, इलेक्ट्रॉन बड़े कर दिए प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन कम कर दिए हमने प्रोटॉन से। क्लास बहुत छोटी बात लग रही है आपको देखने में कि ये सब है, बट क्लास जब इसका एप्लीकेशन आता है या जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल या कॉम्प्लिकेटेड आपका एमसीक्यू आ जाता है तब दिक्कत आती है। तब अगर आपका ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है बहुत अच्छे से, ठीक है, तब उसको डील करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी छोटी छोटी बात बताई जा रही है उसको लिखते रहो क्लास। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए क्लास, इसको नोट कर लीजिए क्लास। एक काम और करना कि मैं ये चाहूँगा कि आप, अगर आप नोट्स बना रहे हो, वैसे आप कर रहे होगे, कई बच्चे आप लोग काफ़ी पहले से पढ़ रहे हो, 12th में हो भी, अगर नहीं कर रहे हो तो भी क्लास डिफरेंट पेन यूज़ करो। एक पेन स्पेसिफाई कर लो या फिर ज़रूर स्पेसिफाई नहीं करो, आप लिख लो चाहें तो, जहाँ आपको दिक्कत आई या जहाँ आपको ईजिली समझ में नहीं आया या जहाँ समझने में दिक्कत आई आपको, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ या समझने में थोड़ा टाइम लगा, उसको अलग मार्क कर लो, है ना। तो वो काम क्या होगा, क्योंकि क्लास ये बात मान लेना, जो दिक्कत आपकी अभी आ रही है वो दिक्कत आगे बाद में भी आएगी। अभी जिसको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो हो सकता है बाद में भी समझने में उसको थोड़ी दिक्कत आए। तो जब हम रिवीजन करेंगे तो जब कॉपी पलट रहे होंगे तब हमें ध्यान रहेगा कि भैया हाँ, यहाँ मैंने मार्क किया, इसको समझने में मेरे को दिक्कत आई थी, क्या दिक्कत आई थी, पॉसिबल हो तो वो भी लिख लो कि इसको ये समझने में मेरे को यहाँ पर दिक्कत आई थी। क्लास थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ ये आगे रिवीजन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ठीक है, वरना लास्ट में क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो सर, ठीक है सर इसको छोड़ देते हैं, जो आता है वो करके आ जाएंगे, कई बार ऐसा होता है। हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हमें हार्ड वर्क तो करना ही करना है, साथ में थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करके चलना है। तो वहाँ निकलो, जब रिवाइज करेंगे चीज़ों को, जब एग्जाम देने जाओगे उससे पहले जब रिवीजन कर रहे होगे, पन्ने पलट रहे होगे, तब तुम्हें ये काम में आएगा, तब उस पर तुम ध्यान दोगे कि हाँ ये समझ में नहीं आया था, इसको एक बार और देख लेते, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा क्या करो, कुछ चीज़ें हैं, मान लो
कोई चीज़ जैसे मैंने आपको बताई और मैंने लिखवाई नहीं है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं और तुम्हें लग रहा है तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और लिखना ज़रूरी है या तुम्हें याद नहीं रह पाएगा, तो उसको अलग लिख लो। कोई कॉन्सेप्ट अगर ऐसा है कि मान लो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, और तुम्हें तुम्हें अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो कई बार क्या करो, उसको हिंदी में या जो भी तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज है या जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसको वहाँ पर लिख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसे लिख लो। मैं होता तो ऐसे लिखता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे तो जीरो चार्ज होगा। ठीक है, तो होगा कुछ नहीं, जल्दी से इंट्रैक्शन होगा, जल्दी से नजर जाएगी, कुछ अलग होगा, तो ऐसा ये हेल्प करेगा आपको रिवीजन में। ठीक, क्लास समझ में आ गया? तो इस तरीके से काम करो, एक अपने पर्सनल वहाँ पे लिखते जाओ जो तुम्हें समझ में नहीं आया, जो समझ में आ गया, या तुम अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को हिंदी में लिखने की कोशिश कर लो। हिंदी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी में, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें। क्लियर है? रीजनल का मतलब अगर आप किसी और स्टेट से हो, अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है, गुजराती है, ठीक है, तो उसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्लास, ठीक है, तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज की यूनिट को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं अबाउट द यूनिट ऑफ चार्ज। नोट कर लिया क्लास यहाँ तक आपने? बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई आए तो लिख के रख लो, बता देना, है ना? चलिए, एक काम क्लास और करना, चलो उसको बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक डालिए यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक डालिए यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक इज द यूनिट ऑफ चार्ज। Next we will discuss about the unit of charge, about the unit of तो क्लास देखो, अब यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब प्रॉपर्टी से यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्लास किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो उसको मेजर करना ज़रूरी है, क्योंकि जितना चार्ज होगा उसी के बेसिस पे उसका इंटरेक्शन होगा। ठीक है, चार्ज का इंटरेक्शन डिपेंड करेगा चार्ज की क्वांटिटी पर, कितना चार्ज है। और इंटरेक्शन से कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा इंटरेक्शन होता है कि चार्ज कम होता है, कई बार चार्ज ज़्यादा हो जाता है, वो डिपेंड करता है इंटरेक्शन पे। तो कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, इसको भी हमें डिफाइन करना है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है, तो उसके लिए हमें यूनिट को स्टडी करना पड़ेगा। तो पहले तो देख लो, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू, और क्लास देखो कभी का कैपिटल, तो स्मॉल क्यू कभी कैपिटल क्यू। जनरली क्या होता है, कैपिटल क्यू से हम लोग नेट चार्ज देख देते हैं, और जो वेरिएबल चार्ज है वही, जैसे आर डिस्टेंस नहीं है, रेडियस अगर आर है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो जो वेरिएबल डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल आर से लिख लिया, है ना? तो ऐसा कुछ ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको ऐसे करना है। तो ये स्मॉल क्यू हो गया, ये कैपिटल क्यू हो गया, कैपिटल को जनरली रिप्रेजेंट करेगा किसको, नेट चार्ज को, और ये क्यू। बट क्लास ध्यान रखना, आगे हम लोग कहीं भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है, रिजल्ट मत हो जाना कि सर ये कैपिटल क्यू लिख दिया, ये मतलब फिक्स ही हो गया, ये ऐसे। ठीक है, लड़ाई मत कर लेना आपस में, ठीक है? तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेड बाई क्यू, है ना? हम बात करते हैं यूनिट की। तो क्लास आज से पहले तुमने चार्ज कब सुना था? आज से पहले चार्ज कब सुना था? तो बेसिकली बच्चे क्या होते हैं जो चार्ज को स्टडी करते हैं, वो आपने स्टडी करते हैं, मेनली आपने 11th में शायद ही स्टडी किया हो, स्टडी करते हैं 10th में। 10th में भी कब? जब इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ाया जा रहा होता है आपको।
जब इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ाया जा रहा होता है तब डिस्कस करते हैं चार्ज के बारे में। जब इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ाया जा रहा होता है चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्या होता है कि तभी बोला जाता है आपको कि जो I है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हम लोग स्टडी कर लेंगे I इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी, या फिर डिस्कस कर लेंगे I इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू डी क्यू बाई डी टी। अभी दिमाग नहीं लगाना है, अभी ध्यान रखना है हमें I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q क्या होता है? Q होता है चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे Q हो जाएगा, Q हो जाएगा I इंटू टी, Q हो जाएगा I इंटू टी, है ना। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट यूनिट बनी हमारे पास I से एसोसिएटेड जो यूनिट होगी वो तो हो जाएगी एम्पियर, और टाइम से एसोसिएटेड जो हो जाएगी वो हो जाएगी सेकंड। I से एसोसिएटेड हो जाएगी एम्पियर और टाइम से एसोसिएटेड हो जाएगी सेकंड। तो क्या हो गया? एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड बन गई यूनिट। दिस इज नोन एज द SI यूनिट, दिस इज नोन एट। तो ये जो ये जो A इंटू एस हुआ क्लास, इट इज नोन, इट इज हो जाएगा, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्लास कूलम के इक्वल। ये क्या हो जाएगा? कूलम के इक्वल हो जाएगा। और दिस इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, दिस इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो बोला जाएगा यूनिट, तो बेसिक यूनिट क्या रहेगी? बी यूनिट रहेगी हमारे पास, यूनिट रहेगी क्लास कूलम। यूनिट क्या रहेगी? द बेसिक और SI यूनिट इज कूलम, द बेसिक और SI यूनिट इज कूलम, द बेसिक और SI यूनिट इज कूलम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन कैपिटल C, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन कैपिटल C। तो कैपिटल C लिखा है मतलब किसका रिप्रेजेंटेशन है? कूलम का क्लास, ठीक है। अब कैसे डिफाइन करोगे आप 1 कूलम को? तो Q इक्वल टू IT है, तो 1 कूलम मतलब क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर इंटू ये हो जाएगा 1 सेकेंड, यही तो होगा। ये 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इफ 1 कूलम, इफ 1 एम्पियर ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? या सॉरी, if 1 coulomb of charge flows through a circuit for 1 second, then the charge flown is known as, गलती कर दी ना, if 1 ampere of current is flowing through a circuit for 1 second, then the charge flown is known as 1 ampere। 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए अगर फ्लो करता है तो जो चार्ज फ्लो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगा 1 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। बाकी सारी कंडीशन तो मानिए यूनिफॉर्म कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, ठीक है, जो उसका मटेरियल है वो सेम है, तो ये जाएगा ऐसे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो ये हो गया कूलम, तो ये हो गया कूलम क्लास, ठीक है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड। क्लास क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? इसकी प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होंगी? प्रैक्टिकल यूनिट्स की अगर बात करेंगे तो ऐसा यूनिट हो गई। तो अगर प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करेंगे, क्लास यूनिट्स अभी और भी डिस्कस करनी, ख़त्म नहीं हुई है, तो प्रैक्टिकल यूनिट्स हो जाएंगी। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स होगी एम्पियर आर। क्या है प्रैक्टिकल यूनिट? क्या है प्रैक्टिकल यूनिट? इज एम्पियर आर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू एम्पियर आर, मतलब सेकंड, जब आर को सेकंड को आर में कन्वर्ट करोगे तो अगर कूलम में कन्वर्ट करोगे तो 3600 कूलम। तो एम्पियर आर इज द प्रैक्टिकल यूनिट, एम्पियर आर इज द एम्पियर आर इज द, ये आपने देखा होगा, देखा होता है बैटरी इतने mAh की, स्मॉल mAh की, है ना, ठीक है, बैटरी इतने mAh की, ठीक है। बैटरी इतने mAh की, इसका मीनिंग क्या होता है? तो वो चार्ज को डिफाइन कर रही है कि कितना चार्ज फ्लो कर सकता है, कितना फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल आजकल देखते नहीं है, तो 5000 mAh, भैया बहुत अच्छा फ़ोन है, बैकअप बहुत अच्छा है इसका, तो इतने टाइम तक इतना चार्ज, इतना मतलब इतनी उसकी इतना चार्ज वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, और इतना चार्ज प्रोवाइड कर सकता है मतलब, तो
जितना ज़्यादा उसका mAh की बैटरी है बोलते हैं, तो उतना ज़्यादा चार्ज वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, मतलब आपके फ़ोन का बैकअप उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ये बेसिक प्रैक्टिकल है। तो ये है प्रैक्टिकल यूनिट। तब कूलम में नहीं बताया जाता है, तब AH की बात की जाती है और एम्पियर आर की बात की जाती है। ठीक है क्लास? तो एम्पियर आर ये हो गया। अनदर प्रैक्टिकल यूनिट, एक और प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? द अनदर प्रैक्टिकल यूनिट इज फैराडे। क्लास ध्यान रखना, मैं फैराड नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फैराडे। द अनदर प्रैक्टिकल यूनिट इज फैराडे। द अनदर प्रैक्टिकल यूनिट इज फैराडे। क्लास बेटा समझ में तो आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही ना, है ना? सीधे बैठ के पढ़ो, एकदम लेट के झूल के नहीं पढ़ाई करनी है, समझ में नहीं आएगा वरना कुछ। थ्योरेटिकल पार्ट आज ज़्यादा है ना? तो अनदर यूनिट क्या है? अनदर, तो एक तो देख लिया हमने एम्पियर आर, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा फैराडे। दूसरा क्या होगा? दूसरा इज फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। 1 फैराडे इज इक्वल टू 9600 कूलम। 1 फैराडे इज इक्वल टू 9600 कूलम। क्लास एक बात ध्यान रखना, देखो 12th का हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, तो कई बार मैं चाहे आपको बताऊं चाहे ना बताऊं, जो भी फॉर्मूले हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं, उन फार्मूले से एसोसिएटेड या उन फार्मूला का डायमेंशन आप याद करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, ठीक है? समझते जाइएगा उस चीज़ों को। 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम, ये हो गया, ठीक है? तो ठीक है, अब क्लास कुछ इसकी यूनिट्स और भी हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली कौन कौन सी एसआई यूनिट, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एसआई यूनिट के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसकी प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में। 2 प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, तो 2 प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं इसकी, फैराडे एंड ये। तो ये तो हो गई क्लास एसआई यूनिट, और वी कैन से अगर एम्पियर सेकंड की बात कर रहे हैं तो एमकेएस यूनिट, ठीक है? एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट क्लास, ठीक है? तो क्लास ध्यान रखना है, जो क्यू क्वांटिटी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटी है, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटिटी है चार्ज, तो इसके डायमेंशन दोनों ही देखना। एम के एस ए का डायमेंशन निकाल के रखना है, इसका एम के एस क्यू का डायमेंशन निकाल के रखना। याद है जब डायमेंशन पढ़ाए जाते हैं, तो जब एम के एस की बात करते हैं, तो जब डायमेंशंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एम के एस ए एंड एम के एस क्यू, ठीक है? एम के एस क्यू और एम के एस ए। तो जब एम के एस क्यू लेते हैं तब हम क्यू को फंडामेंटल लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए द डायमेंशन ऑफ चार्ज इन एम के एस क्यू, तो कुछ भी नहीं है, इसका अकेला खुद डायमेंशन क्यू हो जाएगा। जैसे लेंथ का एल, मास का एम और टाइम का टी हो जाता है, सेम उस तरीके चार्ज का क्यू हो जाएगा। बट जब अगर एम के एस ए की बात करेंगे, तब इसका जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई टी। तो ये हो जाएगा आई की जगह पे ए और टाइम की जगह पे टी। तो ए टी इज द डायमेंशन, ए टी इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज in MKS A and Q is the dimension of charge in MKS Q। क्यों? क्योंकि हम Q को फंडामेंटल यूनिट मानते हैं किसमें? MKS Q सिस्टम में। एक्सटेंडेड सिस्टम है, बेसिक सिस्टम तो आपका MKS है, MKS का एक्सटेंशन है MKS A एंड MKS Q। जब MKS Q की बात करेंगे तो Q चार्ज फंडामेंटल होता है, तब करंट फंडामेंटल नहीं होता है। बट जब MKS A की बात करते हैं तब एम्पियर करंट फंडामेंटल होता है, चार्ज फंडामेंटल नहीं होगा। ये आपने 11th में स्टडी कर लिया होगा, ठीक है भाई? नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है, या रह गया हो तो अब ध्यान कर लो, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब हम स्टडी करेंगे, EMFT या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो कई क्वांटिटीज़ में ऐसे आएंगी जिसमें आई और क्यू की डिपेंडेंसी होगी। तो जहाँ आई और क्यू की डिपेंडेंसी है वहाँ पर यूनिट आपसे, वहाँ पर डायमेंशन आपसे MKS A में भी पूछ सकते हैं और MKS Q में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो MKS हो गया, ऐसा यूनिट हो गई। अगर MKS यूनिट बोली जाए तो MKS यूनिट क्या होगी? खुद MKS क्या होगी? कूलम भी क्या होगी? या एम्पियर सेकंड क्या होगी? MKS यूनिट होगी। नेक्स्ट बचती है इसकी CGS यूनिट। CGS याद है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो CGS यूनिट, द CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज, द CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम। द CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम। और ESU मतलब इलेक्ट्रो स्टेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, ठीक है? तो द MKS यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकंड और कूलम, द CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम क्लास, ठीक है? तो स्टेट कूलम क्या रहेगा? इसकी CGS यूनिट रहेगी। अब रिलेशन ध्यान है आपको,
क्या ध्यान रखना, जैसे आपने क्या किया होगा जब डायमेंशन स्टडी करते हैं तो कन्वर्जन स्टडी करते हैं कि ए भैया इस CGS में कन्वर्ट कर दो, इसको MKS में कन्वर्ट कर दो, या MKS में वैल्यू क्या होगी या CGS में वैल्यू क्या होगी, जिसमें हम देखते हैं, जैसे याद है आपको कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स, ठीक है, ये देखा गया था, ये डायमेंशन आपको याद होगा जब कन्वर्जन करते हैं। और ऐसे ही 1 जूल ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 10⁷ अर्ट्स, ठीक है, यही तो होता है ये क्लास, ठीक है। तो ये कैसे निकाला था, ये कन्वर्जन से निकालते हैं। इसमें बेसिक फार्मूला हम लोग क्या लेते हैं, बेसिक फार्मूला यही तो लेते हैं कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2, याद आया कुछ, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, किसी एक की वैल्यू पता होती है और बाकी की हम वैल्यू u1 u2 पता होता है, n2 या n1 की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो ऐसे ही क्लास जब चार्ज को डिस्कस किया जाएगा और चार्ज को या चार्ज पे डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को किसी एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट किया जाएगा या MKS CG में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उनका कन्वर्जन रेशियो हमें पता होना चाहिए। यूनिट तो हमें पता है, ठीक है, यूनिट तो हमें पता है, बट कन्वर्जन रेशियो पता होना चाहिए। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU, ये इसका कन्वर्जन रेशियो रहेगा, ठीक है। अब एक और एडिशनल यूनिट आ जाती है जिसको बोलते हैं क्लास, जो CGS है, CGS का ही एक्सटेंडेड वर्जन रहता है, दैट इज EMU। जैसे ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ऐसी ये है इलेक्ट्रो ये कुछ अलग नहीं है क्लास, ये CGS का ही एक्सटेंशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसमें जनरली क्या करते हैं, जो यूनिट्स होते हैं उसके आगे मेनली मैक्सिमम टाइम लोग क्या करते हैं AB लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ कूलम्ब है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या हो जाएगा, इट इज़ AB कूलम। समझ में आया नहीं आया, तो कुछ नहीं किया, ऐसे जैसे बोला जाता है करंट की अगर पूछा जाए EMU तो हो जाएगी AB, जैसे करंट की ऐसा ही क्या है, MKS क्या है, एम्पियर। तो अगर EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट पूछा जाए तो वो हो जाएगी AB एम्पियर, ठीक है। वैसे देखा जाए CGS यूनिट होती है बाइट, करंट की अगर बोलेंगे तो CGS यूनिट होती है बाइट, BIOT बाइट CGS यूनिट होती है करंट की। करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मेनली क्या होता है कि जब EMU की बात, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करते हैं, तो ज़्यादातर क्या किया जाता है कि मान लीजिए तुक्का मारने वाली बात कर रहा हूँ कभी मैं, कि कभी एग्जाम में आ जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बताओ इस क्वांटिटी की। अब तो मुझे सर ने पढ़ाया नहीं है तो, और हमें तो याद ही नहीं है, कहाँ से करेंगे इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना कि मैक्सिमम टाइम जिसमें आगे AB लगा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो EMU क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस बात का ध्यान रखिएगा, AB कूलम। इसका कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU is equal to 1/10 of AB कूलम, 1/10 of AB कूलम। 1 कूलम is equal to 3 into 10⁹ ESU is equal to 1/10 of AB कूलम। समझ में आ गया क्लास की नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो CGS समझ में आ गया। तो यूनिट हमने देख ली कौन कौन सी, तो यूनिट हम लोगों ने देख ली MKS यूनिट और SI यूनिट, ये कूलम हो गया, और प्रैक्टिकल यूनिट AH, ठीक है, एम्पियर आर। अनदर प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो गया, फैराडे 96500 कूलम, ठीक है। कहीं के देखोगे 96489 96499 ऐसे भी लिखा होता है, तो आप ध्यान रखिए 96500, आप मेजरली ध्यान रखिए इतना। CGS मतलब CGS पता है आपको, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। CGS सिस्टम में क्या हो जाएगा, इन CGS सिस्टम, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इन CGS सिस्टम द यूनिट इज स्टेट कूलम और ESU प्लस, ध्यान रखना कई बार यूज आएगा ही, ठीक है। 1 कूलम इज इक्वल टू कन्वर्जन अगर देखा जाए तो कई वजह से आपको मीटर दिया होता है, मीटर को CGS में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करोगे, मीटर को CGS में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये कन्वर्जन तो ये हुआ। तो आप क्या करते हो, 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर लिख देते हो, ठीक है, या फिर अगर सेंटीमीटर लिखा है तो उसकी अगर 10⁻⁻² मीटर लिख देते हो या 1/100 मीटर लिख देते हो। तो आपने क्या किया कि MKS से CGS में, CGS से MKS में कन्वर्ट किया। सेम उसी तरीके से आपको अगर क्या करना है, MKS से CGS में चार्ज को कन्वर्ट करना है या उसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 1 कूलम जहाँ है तो 1 कूलम के इक्विवेलेंट क्या लिख दोगे, तो 1 कूलम के इक्विवेलेंट आप लिख दोगे 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। अनदर यूनिट, तो CGS का एक और एक्सटेंडेड सिस्टम है, दैट इज EMU, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, तो वो हो जाएगा AB कूलम। मैंने बताया मेजरली मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जिन क्वांटिटीज़ के आगे अगर AB लगा है तो वो क्या होता है कि
वो रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्लास एक छोटी सी बात और रह जाती है, एक छोटी सी बात और रह जाती है कि जब इतनी बात कर लेते हैं तो ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्लास देख लो यहाँ पर क्या है, तो आपको अगर इसमें से यहाँ कहीं भी कंपेयर करोगे द स्मॉलेस्ट यूनिट इज इटसेल्फ कौन है, ESU, और या फिर क्या है स्टेट कूलम। तो स्टेट कूलम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है, ऐसी बात करते हैं अगर लार्जेस्ट की, ऐसी अगर बात करते हैं हम लोग लार्जेस्ट की, तो लार्जेस्ट यूनिट क्या होगा क्लास, कोई दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो लार्जेस्ट यूनिट इज दिस, ठीक है। तो बोला जाए कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इट इज़ फैराडे, तो फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक क्लास, ध्यान रखना, फैराड नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ फैराडे, है ना। तो फैराड किसकी यूनिट, फैराड कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, तो फैराडे क्लास, ठीक है। तो फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इतना नोट कर लीजिए क्लास, ठीक है। तो ये था अबाउट द यूनिट ऑफ चार्ज। इसके बाद में हम चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद में हम चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से क्लास, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो 2 मिनट लेके पेज पलट के पुराना देख लो आप वापस एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्लास मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ उसको सीरियसली फॉलो किया करो, मतलब बोलने का मतलब ये है कि मैंने मान लो आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया है तो उसको सीरियसली फॉलो करो, उसको देखो, उसको करो। मैंने मान लो आपको 2 मिनट दिए या टाइम दिया है तो उसको सॉल्व, उसको कंसीडर करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहा है तो भैया हम अपने मज़े में रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। क्योंकि एट लास्ट में आके जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने खुद से ईमानदार रहोगे, वही काम में आएगा, ठीक है। ऐसे हिट में कुछ नहीं होता है। नोट कीजिए इसको ढंग से, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसके बारे में बात करेंगे अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। डन, देखिए आगे, क्लास क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही आपको बोल दिया जाता है कि कई बार कि एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ चार्ज कहीं वैसे यूज़ मैंने देखा नहीं है उसका, बट अगर कभी आ गया तो ध्यान रखिएगा कि अगर बोला जाए कि एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ चार्ज, तो जो एब्सोल्यूट यूनिट होती है, एब्सोल्यूट यूनिट इज इक्वल टू 10 कूलम। एब्सोल्यूट यूनिट क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट यूनिट विल बी इक्वल टू 10 कूलम, ठीक है। तो वैसे कहीं यूज़ मैंने देखा नहीं है अभी तक, बट आपको ध्यान रखना है कि अगर एब्सोल्यूट यूनिट बोल दिया है, एब्सोल्यूट यूनिट, तो ये 10 कूलम के इक्विवेलेंट होगी क्लास, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अबाउट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्लास क्या होता है, एक्सपेरिमेंट है मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और सिंपली हम लोग बोलते हैं इसको मिलीगन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो क्लास इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने डिफाइन किया था स्पेसिफिक चार्ज को, किसको डिफाइन किया था, स्पेसिफिक चार्ज को, या बोल सकते Q/M रेशियो को डिफाइन किया था। इसको डिफाइन किया गया था, Q/M रेशियो को स्टडी किया गया था। तो क्लास क्या देखा गया था कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट ये देखा गया था कि द क्वांटा ऑफ चार्ज, द क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज, क्लास क्वांटा का मतलब समझते हो, क्वांटा का मतलब समझते हो, क्वांटा का मीनिंग समझते हो, द मीनिंग ऑफ क्वांटा, क्वांटा का मतलब क्या होता है, क्वांटा मीन्स ए स्मॉल पैकेट,
ठीक है, और बोल सकते हो अ सिंगल क्वांटिटी, रेफरेंस ले सकते हो, एग्जैक्टली मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंगल, ठीक है। क्वांटा ऑफ चार्ज मतलब ये बोल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम पर मिनिमम पॉसिबल चार्ज अदर देन जीरो होता है क्लास, ठीक है। तो द क्वांटा ऑफ चार्ज, या आप बोल सकते हैं किसी भी सिस्टम पर, ये बोल सकते हो आप लोग कि इसको मिनिमम पॉसिबल चार्ज, ठीक है। या फिर इसको क्या बोल सकते हो, अगर ऐसे समझ नहीं पा रहे हो तो एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है क्लास। क्योंकि कई बार क्या होता है कन्फ्यूजन बच्चों को क्या होता है कि मैंने मिनिमम बोल दिया तो कभी जीरो मान लेते हैं, कभी नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसको मिनिमम पॉसिबल चाहे तो मत ध्यान रखो, एलिमेंट्री चार्ज, ये चार्ज स्मॉलेस्ट चार्ज, आपसे बोल सकते हो कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, या फिर क्या बोल सकते हैं, मिनिमम मत बोलो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, किसी भी बॉडी पर कितना स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज हो सकता है, इसी को बोला जाता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्वांटा ऑफ चार्ज। तो क्लास अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, क्लास ध्यान रखना स्मॉलेस्ट यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज की बात कर रहा हूँ। इट इज़ स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, दिस इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, किसी भी एक सिंगल या इलेक्ट्रॉन पर जो प्रेजेंट चार्ज की वैल्यू होगी दैट विल बी नोन एज क्वांटा ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो चार्ज क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, चार्ज प्रेजेंट ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज नोन एज, क्या बोल देंगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज और क्वांटा ऑफ चार्ज, ठीक है क्लास। अब ये जो वैल्यू होगी इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ई से, ये जो वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, इस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाएगा क्लास ई से, इस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाएगा ई से, एंड दिस ई विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस वैल्यू विल बी नोन एज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बोलने का मतलब ये है क्वांटा, अब किसी और बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा इस क्वांटा का मल्टीपल होगा, इस क्वांटा का मल्टीपल होगा, या फिर इस स्मॉलेस्ट चार्ज के इस स्मॉलेस्ट चार्ज का मल्टीपल होगा। तो मान लिया किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो वो हमेशा क्या होगा, मल्टीपल होगा किसका, इस क्वांटा ऑफ चार्ज दैट इज ई, और ये क्या है, दिस इज चार्ज। ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर बोला जाए कि अगर हम बोला जाए तो मेजरली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो उन पर जो नेट चार्ज होगा वो उसी के मल्टीपल में किसी और बॉडी पर नेट चार्ज होगा, और उसी को बोला जाएगा क्वांटा ऑफ चार्ज, या फिर स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, उससे कम चार्ज, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि फर्दर उसका फ्रैक्शन या फर्दर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका स्मॉलेस्ट या उसका फर्दर उसका फ्रैक्शन वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस पे बेस काफ़ी प्रॉपर्टी है, दो तीन प्रॉपर्टी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप दिमाग में जितना रखो, पूरे इस टॉपिक को बताने का सिर्फ एक ही मतलब था, द वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम एंड इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, और वी कैन से इट इज़ द क्वांटा ऑफ चार्ज क्लास, ठीक है। तो इसको नोट करो, बिल्कुल अच्छे से और समझ लो, एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो मार्क कर लो और बताओ फिर। क्लास क्लियर हो गया समझ में आ रहा है बेटा आपको, चलो भाई। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट करो, बताओ। एक चीज़ को समझाने के कई तरीके होते हैं, है ना। बेसिक मोटिव हम लोग का, तुम्हारा बेसिक मोटिव यही है कि चीज़ सारी समझ में आ जाए, उसका एप्लीकेशन आपको क्लियर हो जाए, और एप्लीकेशन के बाद में
बेस्ट पॉसिबल जो रिजल्ट है वो आपका आ जाए, है ना। चलिए भाई, इसको नोट कर लिया होगा। क्लास एक काम और करना, ये नोट्स तो बना ही रहे होगा आप कॉपी में एक, है ना। एक काम और कीजिएगा कि एक सेपरेट कॉपी बना लीजिएगा और पतली सी, और उस पर लिख दीजिएगा फार्मूला बुक आपकी, ठीक है। तो वैसे हाँ, उस पर लिख देना फार्मूला बुक। बोलो सर, ये बात तो आपने पहले ही बताई थी। उस पर लिख देना फार्मूला बुक, ठीक है। तो उसमें क्लास क्या करना है कि जैसे आज आपने जो लेक्चर में स्टडी किया, तो जो जो आपको फार्मूले इंपॉर्टेंट लगे, जो फार्मूले पहले फॉर्मूले लिख लेना, है ना। उसके बाद जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है, तो उनको उस पेज लिख लेना क्लास। तो ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कि आपका 1 या 2 पेज लगेंगे जिसमें सारे फार्मूले आ जाएंगे। तो रोज़ ऐसा करोगे तो लेक्चर वाइज आपका जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपके उस चैप्टर के फार्मूले आपके हिसाब से तैयार होते जाएंगे। जब लास्ट में क्या होगा, रिवाइज करने बैठोगे तो बहुत बढ़िया बुक बन जाएगी एक, और जब आपकी खुद की बुक होगी तो उसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना। तो एक आपकी फार्मूला बुक तैयार हो जाएगी और ये भी आपके रिवीजन में आगे हेल्प करेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट है वो लिख लिया, कुछ वैल्यू है जो आपको नहीं याद हो रही वो लिख ली, ठीक है। तो मतलब आपको उस बुक को अपने हिसाब से बनाना है बिल्कुल। जो फार्मूले हैं जैसे अभी जो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, जैसे यूनिट्स के बारे में लिख लिया, क्वांटा के बारे में लिख लिया, जो भी हम पढ़ेंगे उनके बारे में लिख लिया, ठीक है क्लास। तो इस तरीके से काम करो, तो ये सब चीज़ें आगे आपको बहुत हेल्प करेगी। और क्लास बेसिकली क्या करो, तो अपना मैथ्स पार्ट है, थोड़ा मैथ्स पार्ट है स्ट्रॉन्ग रखो। स्ट्रॉन्ग रखने का मतलब ये है कि आप लोग अलग से मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं स्टडी कर रहे हो, ठीक है। जो भी पढ़ाएंगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे, तो जब आप उसको अलग से स्टडी नहीं कर रहे हो, इसका मीनिंग क्लास ये है कि तो आप रेगुलर उसके टच में नहीं रहोगे। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो उसके लिए क्लास कर रहे हो बेसिकली ऐसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हो गए हैं, जो ग्राफ्स हैं, जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वाला जो पार्ट है, और लॉग वाला अगर पार्ट चाहो तो क्लास इनको क्या करें, इनको A4 शीट पे एक लिख के कहीं भी आप चिपका लो अपने आसपास मतलब कि जहाँ आपकी नज़र पड़ती रहे। सो के उठो तो देख लो, सो के, ठीक है, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल छोड़ो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, तो आप वहाँ कहीं लगा लो उसको। तो जब निकलो या आपका स्टडी रूम है तो वहाँ लगा लो, नहीं है तो कहीं और लगा लो क्लास, ठीक है। तो मतलब आपकी नज़र पड़ती रहे उस पर, तो बिना कुछ आपको अलग से मदद किए है वो किए, वो आपको पता लगता रहेगा कि हाँ आप उनको, मान लो तुमने चलते फिरते 2 भी रिवाइज़ कर लिए रोज़, 2 बाद में 5 मिनट बात कर लिए, तो वो तुम्हारे दिमाग से रिकॉल होता रहेगा, तुम भूलोगे नहीं। तो जो होता है ना कि अरे यार ये सब कुछ पता है और यहाँ पे आकर अटक गए, अरे ये कैसे करेंगे यार, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं, साइन A+B याद है, भी देख लो, ठीक है, साइन B बात कर रहे हैं, ठीक है, या साइन स्क्वायर थीटा कॉस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, जो फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बेसिक हैं, वो सब क्लास आपको याद रहने चाहिए, है ना। वहाँ गलती ये नहीं चाहिए कि हमें आता है और वहाँ गलती हो गई। क्लास मार्क्स एक बार कटने के बाद में, एग्ज़ाम देने के बाद में कोई भी गलती हो, चाहे कैसी भी हो, किसी भी तरीके से, वो मैटर नहीं करेगी। मैटर करेगा सिर्फ जो आपका रिजल्ट आया है ना। तो चीज़ों को हमें संभाल के चलना है, क्लियर है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या देख लिया था, क्वांटा ऑफ चार्ज इज दिस। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। अब नेगेटिव है तो माइनस लगा देंगे, पॉजिटिव है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। क्लास समझ में आ गई, तो ये इतना ध्यान रखो। तो यहाँ तक हम लोग पार्ट कंप्लीट कर लिया, चार्ज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। मेरे हिसाब से चार्ज से अब काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो गए होगे आप, और चार्ज को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप चार्ज को डिफाइन कर सकते हो, चार्ज को समझ सकते हो, जान सकते हो कि चार्ज है क्या। चार्ज क्या है, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है क्लास। तो जो चार्ज अगर बोला जाएगा तो चार्ज प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाएगी। अगर नेट चार्ज के बारे में बोला जा रहा है तो वो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे। तो ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ों को, ठीक है। मैग्नीट्यूड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया जस्ट अभी। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यूनिट्स के बारे में, तो सारी यूनिट्स ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज प्रॉपर्टीज। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसकी, चार्ज की। प्रॉपर्टीज किसकी, चार्ज की। तो प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी है, चार्ज की प्रॉपर्टी है। क्लास ध्यान रखना, चार्ज क्या है, चार्ज अगर सिर्फ चार्ज की बात करें तो चार्ज द बेसिक और इंट्रिंसिक और यू कैन से फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। द नेट चार्ज ऑन द बॉडी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। कई बुक्स में आप देखोगे आपको साफ लिखा हुआ दिखाई देगा ये, है ना।
तो वैसे तो आपको नोट्स फॉलो कीजिए, कुछ और फॉलो नहीं करना है, बाकी जो फॉलो करना होगा मैं आपको बता दूंगा। प्रॉपर्टीज क्लास, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी की बात आ रहे हैं, तो बहुत देर से हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ भी कर रहे हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था, या चार्ज की नेट वैल्यू के बारे में बताया था, या किसी बॉडी पर नेट चार्ज के बारे में बताया था। मैं बोला था कि प्लस है तो इतना हो जाएगा, माइनस है तो इतना हो जाएगा, गेन है तो इतना हो जाएगा, लॉस है तो इतना हो जाएगा। तो क्लास वहाँ पर कहीं भी हम लोगों ने डायरेक्शन की बात नहीं की, और जो यूनिट्स पढ़ी वहाँ पर भी कोई डायरेक्शन की बात नहीं की। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन की बात वैसे भी नहीं करेंगे। तो मतलब ये सारी बात बता रही है हमें कि इससे चार्ज से एसोसिएटेड कोई भी डायरेक्शन नहीं है, या ना ही चार्ज डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो ये प्रॉपर्टी ये सजेस्ट करती है, या ये जो हमने पढ़ा ये कंक्लूड होगा, यहाँ से ये सजेस्ट होगा कि द चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर, और यू कैन से चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये हो गया कि चार्ज कैन बी एडेड, इट कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली, ठीक है क्लास। तो बेसिक एल्जेब्रा के रूल्स लेके, ठीक है, बेसिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज की वैल्यू को निकाल सकते हैं। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट, ये आपको पता ही है, नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट, नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट, ये आपको पता है। क्लियर क्लास, समझ में आ गया। तो चार्ज इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द चार्ज इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सेकंड, चार्ज इज ऑलवेज associated with मास। चार्ज क्या रहेगा, चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट रहेगा। मतलब अगर मास एग्जिस्ट कर रहा है तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, बट अगर मास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ चार्ज बोलने का मतलब ये है, हम नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो समझ में आया। इसका अगर उल्टा देखा जाए कि चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या मास एग्जिस्ट करेगा? अगर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या मास एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। कोई अगर बॉडी है उस पर नेट चार्ज कितना है, 0 है, तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करेगी? एग्जिस्ट करेगी। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, तो जितने भी स्टेबल एटम्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रल बॉडीज़ होती हैं, है ना, जो भी स्टेबल बॉडीज़ हैं, इलेक्ट्रिकली स्टेबल जो बॉडीज़ होती हैं, न्यूट्रल होती हैं क्लास, ठीक है, तो उन सब में मास तो होता ही है ना, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मास नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि मास है नहीं है तो चार्ज भी चार्ज है। तो मतलब देखो एक्चुअली क्या होता है, ये चार्ज किसकी प्रॉपर्टी, चार्ज बेसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। मैटर कब एग्जिस्ट करेगा? जब मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन ये एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, तो चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मास एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मॉलिक्यूल, एटम, ये मैटर, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लास समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड मास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया क्लास, ठीक है, लिख लोगे। तो चार्ज अगर मास होगा तो चार्ज होगा, चार्ज नहीं होगा तो मास नहीं होगा। क्लियर है क्लास, समझ में आ गया। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज, या फिर क्या बोल सकते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, या फिर क्या बोल सकते हैं क्लास, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की अगर बात करते हैं तो चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली, सीधी सी बात है। तो जो हमने जैसे स्केलर, तो एक्चुअल में जो स्केलर क्वांटिटी डिफाइन किया उसी में हमने एक तरीके से इसको डिफाइन कर दिया था, बट अलग से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, चार्ज कैन बी एडेड और
subtracted algebraically. समझ में आया नहीं आया क्लास? ठीक है। फोर्थ क्वांटिटी क्या होगा? फोर्थ प्रॉपर्टी, द फोर्थ प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व्ड. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व्ड. मतलब समझ में आ गया? कंजर्व तो पढ़ते ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो चार्ज इज कंजर्व्ड. बट क्लास इसमें एक लिमिटेशन ये आ जाएगी, दिस प्रॉपर्टी इज डिफाइंड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ओनली. ठीक है, सब जगह आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो. सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तभी आप इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो चार्ज इज कंजर्व्ड कब होगा? जब व्हेन द सिस्टम इज आइसोलेटेड. हम लोग लिख देते हैं इसको, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, the net charge for an isolated system, the net charge on a system is, या on a system या off a system, is always conserved. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, क्लास मीनिंग समझते हो? जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किया होगा आइसोलेटेड सिस्टम. तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें ऐसे उसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज के रेस्पेक्ट में आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर ये सिस्टम है एक, और ये सिस्टम कैसा है? ये सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो इसका मतलब क्या होगा? ना ही कोई चार्ज बाहर जाएगा, ना ही कोई चार्ज अंदर आएगा. ठीक है, ना ही कोई चार्ज अंदर जाएगा, ना ही कोई चार्ज बाहर आएगा. तो सीधी सी बात है, तो चार्ज रीअरेंज तो हो सकता है, रीलोकेट तो हो सकता है, बट ट्रांसफर नहीं हो सकता सिस्टम के बाहर या सिस्टम से अंदर. तो बोलने का मतलब ये हो गया, अगर चार्ज सिस्टम आइसोलेटेड है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे. अगर आप उन्हें रीअरेंज कर भी देते हो, जैसे जो क्लास वाला एग्जाम्पल था, तो 9 बच्चे 9 बेंचेस, नेट चार्ज कितना है? 0 है. अब आपने क्या किया, हो सकता है एक बेंच में 2 बच्चे बैठ गए. ठीक है, तो क्लास क्या हो गया उस केस में? तो अगर या फिर बच्चों को आपने रीअरेंज कर दिया या उसका अरेंजमेंट आपने रीअरेंज कर दिया, बट हाँ ये देख लिया, ना कोई बच्चा अंदर आएगा, ना कोई बच्चा बाहर जाएगा, ना कोई बेंच अंदर आएगी, ना कोई बेंच बाहर जाएगी क्लास. ठीक है, तो ये देखा गया कि जो हमारे पास नेट चार्ज है सिस्टम को कैसा रहेगा? सेम रहेगा. सीधी सी बात है. ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे. नंबर ऑफ बेंचेस कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी. तो सिस्टम से अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो सीधी सी बात है, तो चार्ज का भी कोई भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए हम लोग बोल देंगे, फॉर अ गिवन सिस्टम और फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड. इसी में बोल दिया जाता है, कभी कभी ऐसे बोलते हैं फॉर अब ये डिफाइन किया जाएगा यूनिवर्स के लिए पूरे, द नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट. मतलब चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी ट्रांसफर नॉर बी सॉरी एक मिनट रुको, द चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली. तो अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम को छोड़ दिया जाए तब हम इसको डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करेंगे इसको पूरे यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में, कि चार्ज नेट जो चार्ज क्रिएट नहीं कर सकेंगे, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे हम लोग. दो जो नेट चार्ज है पूरे यूनिवर्स का, पूरे सिस्टम का, वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है, और अगर आपको चार्ज, अब बोलते हैं अगर ऐसा होता है तो किसी बॉडी पर चार्ज आ कैसे आता है? तो चार्ज आएगा नहीं, चार्ज सिर्फ ट्रांसफ़र किया जाएगा. तो मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल हैं चार्ज के लिए, तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए, किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, या इलेक्ट्रॉन को आपस में ही रीअरेंज कर दिया, आपस में ही बांट लिया. ठीक है, तो हुआ क्या? बांट लिया मतलब रीअरेंज कर लिया, शेयर कर लिया. ठीक है, तो हुआ क्या क्लास? चार्ज ट्रांसफ़र तो हो गया यहाँ से वहाँ, बट जो नेट है वो सेम रहेगा. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके 3 या 4 अकाउंट हैं और पैसे हैं, तो आपने क्या हुआ, मान लिया आपने एक के पैसे निकाल के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में आपने कर लिए, तो ना ही कोई पैसा आया गया, ना ही कोई गया, ना ही क्रेडिट हुआ, ना ही डेबिट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. तो उस केस में क्या हुआ कि आपका जो पूरा अमाउंट है वो कैसा रहेगा? सेफ रहेगा. इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना. तो करंट अकाउंट मान लो. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, तो नेट चार्ज कैसा रहा? तो नेट चार्ज तो नेट अमाउंट कैसा रहा? सेम रहा. मतलब ना कोई आया ना कोई गया, तो पूरा अमाउंट कैसा रहा? सेम रहा. ऐसी हम बात करेंगे यहाँ पर. ठीक है, इसको हम लोग, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली हम लोग जो बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, जब बीटा डीके की बात होती है. ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को लगा देते हैं.
अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं क्लास, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि आपकी केमिकल रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन पार्ट करेंगे और जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियस भी पार्ट करेगा, न्यूक्लियस भी पार्टिसिपेट करेगा। तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, बट केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज वहाँ पर नहीं होते हैं। तो तब भी ये देखा जाता है अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है तो उसमें जो नेट चार्ज रहेगा सिस्टम का वो कैसा रहेगा, वैसे ये कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ऐसी अब केमिकल रिएक्शन की बात की जाती है तो देखा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्लास यहाँ पर है। तो ये है छोटी सी ये जो हमारे पास जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी काफ़ी छोटी है और तुम्हें लगता हो कि बहुत इजी है, बट इसका एप्लीकेशन काफ़ी ब्रॉड है ना। तो आप ध्यान रखिए इसको, जहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता दूंगा। और वैसे आप समझ तो गए होंगे इसको, ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशन है फिर बता रहा हूँ काफ़ी ब्रॉड है, ये है इक्वेशन छोटी सी और सुनने में कुछ नहीं लगता है क्या है, कंसेप्ट है क्या, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली। तो जो नेट चार्ज है वो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जो बीटा डिके होता है, ठीक है, बीटा डिके इसका एग्जाम्पल है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ही एग्जाम्पल है। क्लास क्लियर है? तो नोट कीजिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग बीटा डिके, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं बीटा डिके। समझ में आ गया कि नहीं भाई? कोई दिक्कत तो नहीं क्लास यहाँ तक? क्लियर है? तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो दिस इज द प्रॉपर्टी चार्जेस कंजर्व्ड क्लास, ठीक है। चलिए भाई एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं। छोटी प्रॉपर्टी लेंगे, बड़ी प्रॉपर्टी का डिस्कस करने का टाइम नहीं है अभी इतना, ठीक है। तो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज invariance nature of charge. The next property is invariance nature of charge. It can also be stated as charge is invariant. चार्ज कैसा है? चार्ज कैसा है? इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या हो गया? इट्स वैल्यू विल नॉट वेरी। इट्स वैल्यू विल नॉट वेरी मतलब नॉट वेरिएबल एक तरीके से आप बोल सकते हो। सर ये क्या हो गया भैया, इतनी देर से हम लोग यही बात कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो चार्ज वेरिएबल कैसे नहीं है? तो क्लास ये डिफाइन करेंगे, ये डिफाइन करेंगे फॉर मोशन। तो बोलने का इसका मतलब ये होता है कि the value of charge, चार्ज देखना, the value of charge is invariant or invariant with respect to frame of reference। सुनना ध्यान से, with respect to frame of reference। बोलने का मतलब ये है चार्ज, बोलने का मतलब ये है चार्ज डजंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? एक हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ए क्लॉक अटैच टू इट, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें क्लॉक अटैच्ड है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देते हैं। तो क्लास एक जनरली क्या होता है, रिलेटिव मोशन को डिफाइन करने के लिए, वैसे सारे मोशन रिलेटिव हैं, ठीक है, रिलेटिव मोशन को डिफाइन करने के लिए, मोशन को स्टडी करने के लिए किसी ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है। और उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो वो जो ऑब्जर्वर की पोजीशन है वो डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, कहाँ से देखा जा रहा है उसको, या फिर बोल सकते हैं आपके देखने का नज़रिया क्या है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कहाँ से देख रहे हो तो हो जाएगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किस रेफरेंस से आप उसको देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, ये पता है आपको। अब ये यहाँ पर क्यों डिस्कस किया गया? तो क्लास अगर आपसे बोला जाए किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अगर आपसे बोला जाए कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है? बिल्कुल करती है। किसी ऑब्जेक्ट का मोशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है?
करता है। किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन या उस पर लगने वाले फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये आपको बताया जाता है देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन, कोई भी मोशन एब्सोल्यूट मोशन नहीं है, सारे ही मोशन कैसे हैं, रिलेटिव हैं, किसी ना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में है। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो डिफाइन करते हैं हम विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल, डिफाइन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू हम लोग अर्थ के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर देते हैं क्लास। तो यहाँ पर क्यों डिस्कस किया गया इस चीज़ को, यहाँ पर इसलिए डिस्कस करते हैं कि जो चार्ज है, तो चार्ज को हम लोग एनालॉगस क्वांटिटी मानते हैं या चार्ज की एनालॉजी डिस्कस करते हैं विद मास। जैसे मैकेनिक्स में मास होता है फंडामेंटल, सेम उसी तरीके से यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग चार्ज। तो क्या बोलते हैं कि चार्ज इज एनालॉगस टू मास, कंपेयर करते हैं ना। अब एक क्लास ये मास होता है ना, मास m इज इक्वल टू एम नॉट, ठीक है, अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा 11th में कहीं ना कहीं, यूज़ नहीं किया है इसका, कहीं ये बता रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला हमको ये बताता है कि सी क्या है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, वी इज़ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एम इज़ द, एम क्या है यहाँ पर, एम है बॉडी का रेस्ट मास, एम है बॉडी का रेस्ट मास, एम नॉट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एम नॉट इज़ द रेस्ट मास, एम इज़ द मास एट वेलोसिटी वी। तो क्लास ये देखा जाता है कि जैसे जैसे अगर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए, मान लो वी सी के इक्वल हो गया, जब वी सी के इक्वल हो जाता है तो बॉडी का जो मास है वो नियरली कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो मतलब अगर तुम स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हो, ठीक है, अगर आपकी स्पीड है वो लाइट की स्पीड के इक्वल है तो आपका मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है क्लास। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हो सकता है आप अभी तो मेरे रेस्पेक्ट में कैसे हो या मैं आपके रेस्पेक्ट में कैसा हूँ, रेस्ट पर हूँ, बट किसी और के रेस्पेक्ट में क्या हूँ, किसी और के रेस्पेक्ट में मैं कैसा हूँ, मोशन में हूँ। मान लो उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हूँ तो उसके रेस्पेक्ट में जो मेरा मास होगा, या फिर अगर मैं खुद के मास को देखूँ, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव करूँगा तो वो कितना हो जाएगा, वो नियरली हो जाएगा इन्फिनिटी। तो मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मास बढ़ता जाएगा। हायर द वेलोसिटी हैवियर विल बी द बॉडी, हायर द वेलोसिटी हैवियर विल बी द बॉडी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, उतनी ज़्यादा बॉडी का मास होगा। तो जब ये देखा कि और मास से एसोसिएटेड कौन है, मास से एसोसिएटेड है चार्ज। तो मास अगर इनफाइनाइट होता जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, चार्ज भी इनफाइनाइट होता जाएगा क्या? मास अगर इनफाइनाइट होता जाता है क्या चार्ज भी इनफाइनाइट हो जाएगा? तब यहाँ पर हमें ये प्रॉपर्टी काम में आती है जो ये बताती है भैया स्पीड चाहे कुछ भी हो आपकी, चाहे कोई भी स्पीड है आपकी, कितनी भी तेज़ या कितनी भी धीरे दौड़ रहे हो या किसी के भी रेस्पेक्ट में दौड़ रहे हो, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, चार्ज की वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी। वो कैसी रहेगी, कभी भी नॉट वेरिएबल, कभी भी नहीं बदलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिंदी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, मैंने बताया था, किसी और पेन से लिख लो कि चार्ज की वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी, चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जब इसको पढ़ोगे तो अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि क्लास में ये है, ये जो आपकी ऐसी क्वांटिटी है या ये जो ऐसी प्रॉपर्टी जो बार बार हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, जो ये प्रॉपर्टी हम लोग बार बार यूज़ नहीं करेंगे, जिन प्रॉपर्टी को हम बार बार यूज़ नहीं करते हैं तो उनको मैं चाहता हूँ कि आप 2-3 बार उस समय रिवाइज़ कर लो या 2-3 बार उस समय रिवाइज़ कर लो, समझ लो, रट लो, जिससे आगे तक के लिए वो स्ट्रांग हो जाए। तुमने एक बार पढ़ के छोड़ दिया, फिर आगे फिर सर खुजला रहे हो कि भाई सर कैसे हो गए, समझ में नहीं आया, भूल गए हम लोग, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ हो। तो जो ऐसी चीज़ें हैं मैं आपको जैसे जैसे समय आता जाएगा मैं वैसे वैसे आपको बताता जाऊँगा कि बेटा ये वाली चीज़ है, ये बार बार रिपीट नहीं होगी, इसको याद कर लो, इसको लिख लो, इसको रिवाइज़ कर लो, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप लोग उस तरीके से लिख लो या अपने तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। तो चार्ज इज एनालॉगस टू मास, तो ये होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ जाता है, सर मास अगर वेरिएबल है, मास अगर स्पीड पर डिपेंड करता है, तो जब हमने मैकेनिक्स के क्वेश्चन किए थे तब हमने ये क्यों नहीं देखा था, तब हमने मास को वेरी क्यों नहीं किया था स्पीड के रेस्पेक्ट में। बोलते ना एक ऑब्जेक्ट इस स्पीड से मूव कर रहा है, इस स्पीड से मूव कर रहा है, तो हमने सिर्फ एक्सेलरेशन वेरी करते थे, वेलोसिटी, जब मैकेनिक्स के हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करते थे तब मास को हमने कभी वेरी नहीं किया। तो क्लास ये बात ध्यान रखो, ये हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। वहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी हो सकती थी, इतनी स्पीड हो सकती थी। तो जब आप सी को कंपेयर करोगे, स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करोगे, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसकी वैल्यू आपको तो पता ही है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कितनी जाएगी, 3 × 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकंड। अब इससे तुम 100-200 कंपेयर करोगे तो क्या होगा, इससे तुम अगर 100-200 कंपेयर करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। तो क्लास वहाँ पर जो वेरिएशन अगर जो इफेक्ट आता भी था वो कंसिडरेबल नहीं था, बहुत कम था, तो वहाँ पर उसको कंसीडर नहीं किया गया था। समझ में आ गया। तो बट उसको छोड़ो, हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज के रेस्पेक्ट में। बेसिक क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है वो मैंने आपको बता दिया। तो चार्ज कैसा है, इनवेरियंस नेचर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब बोलते हैं भाई सर ये तो ऐसा हो गया, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होता है कि जब हम एटम की बात करते हैं और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं किसमें, किसी इलेक्ट्रॉन में। तो अगर चार्ज स्पीड पर, मोशन पर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता तो इलेक्ट्रॉन का, ये तो एटम का जो नेट चार्ज है वो भी क्या होता, बदल जाता। ठीक है, एटम हमेशा क्या रहता, किसी एक चार्ज पर नहीं रहता। जैसे जैसे स्पीड चेंज हो रही है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे उसका चार्ज भी चेंज हो जाता। समझ में आ गया। तो क्या ध्यान रखना है हमें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, मोशन पर, स्पीड पर, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा किसकी, चार्ज की वैल्यू, वो उसके इंडिपेंडेंट रहेगी। इसको स्टडी क्यों किया गया, क्योंकि चार्ज को मास के एनालॉगस माना जाता है, और ये भी देखा जाता है कि मास स्पीड के साथ में वेरी करता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा रिलेटिव मास होता जाएगा। ठीक है, तो जो अगर मास बदल रहा है तो हम बोल रहे हैं कि चार्ज भी एसोसिएटेड है, तो अगर मास बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ना चाहिए। तो क्लास जो रिलेटिव मास होता है वो बढ़ जाता है। तो क्लास आगे देखोगे ये कंस्टेंट भी है जिसकी वजह से हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को अटेन नहीं कर पाते। मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट से अगर मूव करने लगेंगे तो हम लोग का जो रिलेटिव मास है वो कैसा हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये है मास, रेस्ट मास, जब स्पीड कितनी है, 0। समझ में आ गया क्लास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास ठीक है, तो टाइम हो गया है, तो इसके आगे हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे अब। तो क्लास इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन आज काफ़ी ज़्यादा था। नेक्स्ट क्लास में थ्योरेटिकल पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं होगा नहीं, थोड़ा होगा। नेक्स्ट मैथमेटिकल अप्रोच हम लोग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, पढ़ लो। कोई दिक्कत है मार्क कर लो, बता दो। कोई भी दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बात कीजिए। ठीक है, ग्रुप पे मेंशन कर देना। ठीक है क्लास, समझ में आ गया। चलिए भाई, है ना। तो यहाँ तक ढंग से नोट कर लिया आपने, यहाँ तक नोट कर लीजिए। नोट सब जैसे मैंने बताया उस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए और रिवाइज कीजिए क्लास। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं। तब तक के लिए चलिए क्लास, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।